एग्जाम्स आर हियर बट व्हाई टू फियर व्हेन योर अपने प्रशांत भैया इज हियर। तो भाई लेकर आ गया हूं क्लास 9 का एक और चैप्टर आप सभी के लिए, आप सभी के अपने प्रशांत भैया लेकर आ गए हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। मुझे पता है तुमने इस चैप्टर को जहां से भी पढ़ने की कोशिश करी थी, तुम्हारी प्रॉब्लम कहां पर आई कि भैया वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ पाया कि इलेक्ट्रॉन कैसे शेल बाय शेल में डिवाइड होंगे, ये KLMN शेल समझ ही नहीं आ पाई भैया। आइसोटोप, आइसोबार, इतने सारे साइंटिस्ट, उनकी अलग अलग कहानियां, इतनी कहानियों को कैसे याद करेंगे। मैं बोल रहा हूं मैं हूं ना, मैं सब देख लूंगा, तुम टेंशन मत लो। आज हम इस चैप्टर को पूरी तरीके से समाप्त करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और वो क्वेश्चन बेटा पेपर के अंदर आने की चांसेस तुम्हें अब पता चल ही गया होगा, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। तो चलें शुरू करें, एक लाइन के साथ शुरू करते हैं। लाइन कुछ इस प्रकार से, मुस्कुराएं हमेशा छुपाएं गम, मुस्कुराएं हमेशा छुपाएं गम, उन लोगों को तो वक्त बताएगा कि कौन है हम। तो भाई तुम्हारे कमबैक का टाइम आ गया है, ठीक है। अब तुम्हें अपना सबसे बड़ा कमबैक करना है। कैसे करोगे? पढ़ाई कर लो, नोट्स बनाओ और उन सब लोगों को गलत प्रूव करना जो कि तुमसे बोलते थे कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं, सारे टॉपिक जो भी आपके एनसीईआरटी के अंदर है, जिसकी आपका डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, उसके अलावा न्यूट्रॉन, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट, बोर के एक्सपेरिमेंट, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, वैलेंसी, आइसोटोप, आइसोबार, सब खत्म करेंगे और वो भी मजेदार तरीके से, है ना। अपना पढ़ाने का तरीका ही तुम्हें पता ही है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो अपन आप वैसे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए ना एक कहानी आपको समझनी पड़ेगी, एक नई स्टोरी में अपन घूमेंगे। स्टोरी क्या है भैया? ये कहानी है मेरी। तुम्हारे प्रशांत भैया आज बने हैं एटम। मैं क्या हूं बेटा? मैं हूं एटम, ठीक है। और मेरे पास वो, तुमने गाना सुना है वो वाला कि मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, है ना। तो ऐसी मैं यानी एटम, मैं टाइम ट्रेवल कर रहा था, ठीक है। और मुझे अलग अलग साइंटिस्ट मिले और मैंने उनसे बहुत सारे सवाल पूछे। उन्हीं सारे सवालों का जवाब तुम्हें यहाँ पर आज मिलने वाला है। तो पता, मैं टाइम ट्रेवल कर रहा था तो मैं एटम था। तो मैं घूमते घूमते गया और मुझे सबसे पहले मिले डेल्टन भैया। कौन मिले बेटा? डेल्टन भैया। मैंने बोला डेल्टन भैया एक बात बताओ, मैं कौन मैं हूं कौन? एटम क्या है? तो डेल्टन भैया ने बोला बड़े जोरदार तरीके से, एटम इज इंडिविजिबल, ठीक है। उन्होंने बोला कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ऐसा पार्टिकल है जिसको कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता। ये बहुत साल पहले, कब? 1808 के अंदर डेल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी, जिसके अंदर डेल्टन भैया ने ये बोला कि एटम्स आर इनडिविजिबल, यानी उनको तोड़ा नहीं जा सकता। तो मैंने कहा ठीक है, डेल्टन भैया ने बोला है मुझे तोड़ा नहीं जा सकता, तो मैं तो खुश हो गया। मैंने कहा आई एम इंडिविजिबल, मैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल हूं, मैं खुश हो गया। मैंने कहा ठीक है भाई, जिंदगी मस्त है अब तो। फिर मैं आगे चला और जब मैं थोड़ा आगे गया तो मेरी तो भैया जिंदगी पलट गई, दुनिया पलट गई, क्योंकि मुझे पता चला डेल्टन भैया तो झूठे थे। डेल्टन भैया तो क्या थे? झूठे थे। कैसे पता चला? तो जब मैं टाइम ट्रेवल कर रहा था तो मैं थोड़ा और आगे गया। जब मैं 1897 में गया तो मुझे मिले कौन? मुझे मिले थॉमसन। तो थॉमसन भैया से मैंने जाकर पूछा, थॉमसन भैया यार मैं कौन? है डेल्टन भैया बोलते थे मैं इंडिविजिबल हूं, तुम बता दो कौन हूं मैं। तो थॉमसन भैया बोलते हैं तू इंडिविजिबल नहीं है, तेरे डिवीजन किए जा सकते हैं, यानी टू स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है। एटम इज नॉट अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल, तुम्हारे भी अंदर कुछ कुछ पार्टिकल है। मैं शॉक हो गया, मैंने कहा यार ये तो गलत है यार, है चीटिंग कर रहा है, चीटिंग कर रहा है तू। तो मैंने कहा बता दो यार कैसे, है ना, और मैं आपकी बात पे क्यों विश्वास करूं। तो जो थॉमसन थे ना, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा, जिस एक्सपेरिमेंट का नाम है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। और बेटा इंपॉर्टेंट है, 11th क्लास में इसको एकदम तुम डिटेल में पढ़ने वाले हो। तो यहां पर मैं आपको एक छोटे से डायग्राम की मदद से समझाने की कोशिश करता हूं। वैसे अभी तुम्हारे पेपर में नहीं आता, ये 11th क्लास में ज्यादा आता है। तो देखो उसने क्या करा, जो अपने थॉमसन जी है, उन्होंने क्या करा, उन्होंने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट करा। उन्होंने क्या करा, एक दो रॉड ली, यहां पर एक रॉड ली जो था आपकी कैथोड, यहां पर अगर आप देख पा रहे हो यहां पर है कैथोड, ठीक है, इस जगह पर। और एक दूसरी जगह यहां पर क्या है, यहां पर है एनोड, ठीक है। दो रॉड इन्होंने ली। अब कैथोड पे क्या था ना, कैथोड पे हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है। क्या आता है बेटा? नेगेटिव चार्ज आता है। यानी यहां पर जो बैटरी होती है ना, बैटरी, उसका नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा होता है। एनोड पे क्या जुड़ा होता है? एनोड पे आपका पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा होता है, ठीक है। अब ये कैथोड था, एनोड था। अब हुआ क्या ना, ध्यान से देखना बेटा, ये जो अपने थॉमसन जी हैं, इन्होंने ना यहां पर एक स्क्रीन लगाई। स्क्रीन किसकी थी? स्क्रीन थी जिंक सल्फाइड की। अभी तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है। जिंक सल्फाइड की ना एक प्रॉपर्टी होती है, जब भी कोई इलेक्ट्रिकल पार्टिकल आता है ना तो चमकने लगता है, ग्लो करने लगता है। तो उन्होंने वो स्क्रीन लगाई और उन्होंने क्या करा, इसके अंदर प्रेशर तो बहुत कम कर दिया, एकदम लो प्रेशर कर दिया। और इस ट्यूब के अंदर जो वोल्टेज है ना, वोल्टेज वो बहुत ज्यादा कर दिया। तो क्या हुआ, थोड़ी देर बाद ये जो स्क्रीन थी ना बेटा, ये ग्लो करने लग गई, ये चमकने लग गई। तो थॉमसन खुश हो गए,
थॉमसन को यह पता चल गया कि अगर स्क्रीन ग्लो कर रही है, इसका साफ मतलब है कि यहां से कुछ चार्ज पार्टिकल आ रहे हैं, इस पे टकरा रहे हैं, जिनकी मदद से वो स्क्रीन ग्लो कर रही है। और कैसे चार्ज पार्टिकल है? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या था बेटा? यहां पर था आपका, अरे बोल दो यार, यहां पर आपका क्या है? आपका है कैथोड। और कैथोड कैसा है? कैथोड में क्या है? नेगेटिव चार्ज आपका कनेक्ट करा हुआ है, तो यहां पर नेगेटिव चार्जेस जो है वो जा रहे थे। और यही आपके थॉमसन जी ने बोला कि जो एटम होते हैं उनके अंदर और भी पार्टिकल होते हैं, यानी एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा वाह यार, मेरे अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, क्या बात है ना। मतलब मजाक से हटके उन्होंने बताया कि एक और पार्टिकल है एटम के अंदर जो कि नेगेटिव चार्ज है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। अब याद रखना सवाल क्या आता है, ये जो जे थॉमसन ने जो पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट करा ना, इसकी कंडीशंस क्या थी? सबसे पहली कंडीशन इसकी क्या थी? याद रखना, इन्होंने एक वैक्यूम ट्यूब ली। क्या ली बेटा? एक वैक्यूम ट्यूब ली, ठीक है। और उस वैक्यूम ट्यूब के अंदर उन्होंने क्या करा? उन्होंने वोल्टेज को तो एकदम हाई कर दिया, हाई वोल्टेज कर दिया, और जो प्रेशर है ना, प्रेशर वो एकदम लो कर दिया। तो जो दो कंडीशन है ना इंपॉर्टेंट, जो कि तुम्हारे पेपर में बेटा सवाल आएगा, देख ले। अरे भाई यार, तुम डिस्ट्रैक्टेड कैसे हो जाते हो? लेक्चर शुरू हो इतना सा समय हुआ है और तुम इधर उधर घूम रहे हो। अरे यार थोड़ा सा फोकस बनाए रखो, हैं? फोकस। इन सारी चीजों को दिल में याद कर लो, और अगर बेटा दिल में याद नहीं कर पा रहे तो दिमाग में कर लो, क्योंकि दिमाग तो तुम्हारा ऑलरेडी खाली है ना। तो जहां पे भी याद करना पर कर लो, ठीक है। तो क्या है? लो प्रेशर और आपका हाई वोल्टेज, ये दो कंडीशन थी जिसकी मदद से उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा, जिसका नाम था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। इससे क्या पता चला? इससे यह पता चला कि एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, और उस चार्ज पार्टिकल का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन। मुझे पता चल गया भैया मेरे अंदर इलेक्ट्रॉन भी है। क्या बात है भैया, है प्रशांत भैया के अंदर इलेक्ट्रॉन? वाह, ठीक है। तो इन्होंने बता दिया था कि एटम को डिवाइड कर सकते हैं, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन भी है, ठीक है। अब मैं और आगे बढ़ा, है ना, उससे मैं टाइम ट्रेवल कर रहा हूं ना बेटा, मैं टाइम ट्रेवल कर रहा हूं, तो मैं और आगे बढ़ा, मैंने और चीजें सुनी, बट उससे पहले इलेक्ट्रॉन की कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूं, और ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज, इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, आपको मैंने बता ही दिया। उसके अलावा एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। इस वैल्यू को बेटा याद कर लेना, है ना। पेपर में आए ना आए, बट अगले साल तो इंपॉर्टेंट है। जब तुम 10th क्लास पढ़ोगे ना, तो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें याद करना ही पड़ेगा। तो आज ही कर लो, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और यहां पर माइनस का साइन क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा है? नेगेटिव है। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसका मास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, यानी कुछ ना होने के समान होता है ना। जैसे तुम हो और तुम्हारी क्रश है, तुम्हारी क्रश की जिंदगी में जो तुम्हारी वैल्यू है नेग्लिजिबल, है ना। उसी प्रकार से यहां पर भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने लिए नेग्लिजिबल है। क्यों? देखो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, -31 तो बहुत छोटा हो गया, तो उसका मास हम नेग्लेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। सिंबल क्या होता है इलेक्ट्रॉन का? इस प्रकार से हम उसका सिंबल बनाते हैं, बहुत ज्यादा छोटा होता है और न्यूक्लियस के आउटसाइड मिलता है। अभी इस पॉइंट की तरफ आप गौर मत फरमाओ, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, अभी टेंशन नहीं लेनी। अभी बस ये ऊपर के 3-4 पॉइंट समझ गए। क्या बताया? मैं टाइम ट्रेवल कर रहा था, मुझे मिले थॉमसन बाबा, मैंने कहा थॉमसन बाबा कुछ बताओ, तो उन्होंने बोला कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है, और एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तेरे अंदर जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी समझ गए, ठीक है। अब अच्छा, एक एक्सपेरिमेंट और हुआ था, है ना। और वो जो एक्सपेरिमेंट था ना, वो पता किसने करा था? वो करा था आपके ई गोल्डस्टन। ई गोल्डस्टन ने, और ई गोल्डस्टन ने भी सेम एक्सपेरिमेंट करा था। जैसा आपको याद है ना, कैथोड रे, ऐसे पार्टिकल आया, फिर वो चमकने लग गई स्क्रीन, ऐसे ही पार्टिकल, ऐसे ही उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा था। बट उन्होंने पता है किसकी मदद से करा था? उन्होंने करा था आपके एनोड की मदद से। किसकी मदद से? एनोड रे एक्सपेरिमेंट अपन उसको बोलते हैं, या फिर अपन उसको कैनाल एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। कैनाल रे एक्सपेरिमेंट या फिर एनोड, है ना, एनोड रे एक्सपेरिमेंट। उसमें क्या हो रहा था? जे थॉमसन ने क्या करा? उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था किसकी मदद से? कैथोड की मदद से, इन्होंने एनोड की मदद से। तो इनको जो एक्सपेरिमेंट में मिला ना, वो पता क्या था? इनको ये पता चला कि नेगेटिव चार्ज के साथ साथ एक पॉजिटिव चार्ज भी होता है, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर भी स्क्रीन ग्लो करने लग गई थी। आपके सिलेबस के अंदर बेटा एक्सपेरिमेंट नहीं है, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है ना, बड़ी क्लासेस में पढ़ते हो। अभी आप बस नाम याद रखना, नाम क्या है? एनोड रे एक्सपेरिमेंट या फिर कैनाल रे एक्सपेरिमेंट। इससे क्या पता चला था? इससे पता चला कि एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी है। मैंने पूछा क्या है? मेरे अंदर नेगेटिव पार्टिकल भी है, पॉजिटिव भी है। क्या बात है यार, है। तो क्या नाम है उस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का? तो उन्होंने उसका नाम दिया प्रोटॉन। क्या नाम दिया बेटा? प्रोटॉन। उन्होंने कहा प्रोटॉन नाम की एक चीज है जो कि क्या है? पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। अच्छा, प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो पता है कितना होता है? उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन का होता है, बट ये पॉजिटिव वो नेगेटिव। तो इसका चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम, सेम है, बस ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसका जो मास होता है ना बेटा, वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का तो कुछ मास नहीं होता था, बट इसका मास होता है कितना? 1.673 इंटू 10⁻⁻24।
इन वैल्यूज को अभी याद करने की जरूरत नहीं है, आपको इतनी जरूरत नहीं पड़ने वाली, ठीक है, इसलिए बता रहा हूं, याद मत करना। याद रखना, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू 2000 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी अगर एक प्रोटॉन की बात करूं तो उसका जो मास है 2000 गुना है किसके, इलेक्ट्रॉन के मास से। इसलिए मैं बोलता हूं इलेक्ट्रॉन के मास को हम नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है। समझ आ गया, इतना समझ आ गया। कहानी में क्या हुआ, मैं तो रास्ते से जा रहा था, टाइम ट्रेवल कर रहा था, मुझे कौन मिला, सबसे पहले मुझे कौन मिला बेटा बताओ, है जब मैंने देखा कि अच्छा यार इन्होंने मुझे बताया कि मेरे को तो कोई डिवाइड ही नहीं कर सकता, फिर मैं आगे बढ़ा, मुझे थॉमसन बाबा मिले। थॉमसन बाबा ने बोला अरे तेरे को डिवाइड कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन है तेरे अंदर। फिर मैं और आगे गया, गोल्डस्टोन बाबा मिले, उन्होंने बोला यार तेरे अंदर तो पॉजिटिव पार्टिकल भी है। मैंने कहा वाह यार, है। अब मैं और आगे बढ़ा, है ना, अब मैं टाइम ट्रेवल करते करते बेटा और आगे बढ़ गया, है ना। तो अब जब मैं और आगे बढ़ा 1932, बहुत बाद में 1932 में एक इंसान आया, है ना, चैड इंसान आया। चैड समझते, चैड आजकल वो सिग्मा विग्मा मेल नहीं चलता, और तुम में से कोई वो नहीं है, ये जो तुम करते रहते हो ना सिग्मा सिग्मा, तुम में से कोई सिग्मा नहीं है, तुम सारे के सारे पता है क्या हो, तुम सारे के सारे तो पाए हो, पाए, ये पाए वाला सिंबल पता है मैथ का, पाए, पाए यानी क्यूटी पाए हो तुम, है ना, तो सिग्मा बोलना खुद को बंद करो। तो ऐसा ही एक आया जिसका नाम था जे चैडविक, है ना, जे चैडविक जी आए, और उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि एक पार्टिकल और है मेरे अंदर। मैंने कहा भाई कितने पार्टिकल है मेरे अंदर, एक बार बता दो यार। तो उन्होंने बोला कि तेरे अंदर एक और पार्टिकल है दोस्त। मैंने कहा कौन सा, उन्होंने कहा एक ऐसा पार्टिकल जो ना ही नेगेटिव ना ही पॉजिटिव, न्यूट्रल है, न्यूट्रल, पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है नेगेटिव चार्ज भी नहीं है, एकदम न्यूट्रल है, और उसका नाम क्या है, उसका नाम है न्यूट्रॉन। एक ऐसा पार्टिकल जिसका क्या है, कोई चार्ज नहीं है, और उसका नाम दिया गया क्या, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बेटा किसने करी थी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बहुत बाद में की गई थी, 1932 में। किसने करी थी, इन साइंटिस्ट का बेटा नाम याद रखना सबका, इलेक्ट्रॉन किसने करा, प्रोटॉन किसने करा, और ये आखिरी में कहानी से भी याद करवा दूंगा, बट फिर भी, है ना। और चैडविक ने क्या करा, चैडविक जी ने बोला कि न्यूट्रॉन। यहां तक की कहानी समझ आई, ठीक है बेटा। ये था मेरी पूरी टाइम ट्रेवल की कहानी। बट इस टाइम ट्रेवल की कहानी के बीच में ना कुछ चीजें मिसिंग है, वो मैं आपको बताता हूं। बट इस टेबल की मदद से बेटा ये याद रखना कि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो नेगेटिव होता है, प्रोटॉन का पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन का क्या होता है, एकदम जीरो होता है। जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का वो नेग्लिजिबल होता है, ऑलमोस्ट जीरो। और जो प्रोटॉन होता है उसका मास अगर हम 1 यूनिट लेते हैं, तो जो न्यूट्रॉन है ना उसका मास बराबर होता है। मतलब जो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है ना वो ऑलमोस्ट बराबर होता है। मैं नहीं कह रहा हर केस के अंदर बराबर होता है, बट ऑलमोस्ट आपका बराबर होता है, ठीक है। किसने डिस्कवरी करी, थॉमसन बाबा, गोल्डस्टोन बाबा और चैडविक बाबा, है ना। तो बाबाओं के नाम याद रखेंगे बेटा, है, बाबाओं के नाम मत भूलना, ठीक है। बाबा बहुत जरूरी है यार, इनका नाम भूल गए ना तो नंबर भूल जाएंगे टीचर तुम्हारे, कहेंगे हाँ नंबर काट लेते हैं इनके। तो ऐसी गलती ना करें, ठीक है। आप देखते हैं, अब इस कहानी में मैं जा ही रहा था, तो जब मैं थॉमसन बाबा के पास से निकल रहा था ना, तो मैंने कहा थॉमसन बाबा एक बात बताओ यार, थोड़ा सा एटम का बताओ ना, एटम कैसा, मतलब मैं अंदर से कैसा हूं, मेरे मैं ही तो हूं एटम, तो भैया मैं कैसा दिखता हूं, मेरे बारे में थोड़ा बता तो दो यार। तो उन्होंने क्या बोला, थॉमसन बाबा ने एक नई थ्योरी दी। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने एक मॉडल दिया। क्या मॉडल दिया, उन्होंने एक वाटरमेलन मॉडल दिया। क्या दिया बेटा, वाटरमेलन मॉडल। उन्होंने मुझसे बोला कि तुम एक वाटरमेलन की तरह हो। मैंने कहा मैं वाटरमेलन की तरह कैसे हूं, उन्होंने कहा बिल्कुल हो तुम वाटरमेलन की तरह। वाटरमेलन को अगर तुमने एकदम क्लोजली देखा हो तो यहां पर आप देखोगे कि देखो कुछ जो है आपकी सीड्स होती हैं, आप यहां पर देख पा रहे होगे, कुछ आपकी क्या है, कुछ ना कुछ सीड्स हैं, है ना, और ये ब्लैक सीड्स हैं और रेड पार्ट है। तो उन्होंने ये बोला, थॉमसन बाबा ने बोला ये जो रेड पोर्शन है ना ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो ब्लैक है ना ये नेगेटिव चार्ज है। यानी थॉमसन बाबा जी ने ये बोला कि एक एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यूनिफॉर्म हर जगह फैला हुआ है, बट जो नेगेटिव चार्ज है ना वो ऐसे 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 ऐसे, ऐसे एक 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 जगह पे आपको मिलने वाला है। और एक और चीज बोली थॉमसन बाबा ने, ये भी बोला कि यार जो ओवरऑल चार्ज होता है ना एटम का वो हमेशा जीरो होता है, यानी जितना नेगेटिव चार्ज उतना ही पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो दो बातें हैं ये किसने बोली थी बेटा, ये जो दो बातें हैं ये बोली थी आपकी थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। उन्होंने क्या बोला, पहली चीज याद रखना कि जो आपका एटम होता है उसके अंदर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो एकदम डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जैसे वाटरमेलन का जो रेड पार्ट होता है। उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एकदम जैसे ब्लैक सीड होते हैं वाटरमेलन के अंदर, उसकी प्रकार से आपका इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें उन्होंने आपके बारे में बताई। अगर हम इसको अपने एग्जांपल से समझने लगे तो जैसे एक कुकी होती है ना, कुकी, कुकी आप देख सकते हो हर जगह फैला हुआ है, बट ये जो इसके अंदर जो चॉकलेट वाला पोर्शन है ना बेटा, ये कुछ कुछ जगह पे, भूख लग गई यार देख के, कोई बात नहीं, खाना भी नहीं खाया, कोई चलो चलता है चलता है, चलो कोई नहीं, है ना। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये क्या है, ये आपकी बीच में चॉकलेट है। तो चॉकलेट क्या है, ये चॉकलेट आपके इलेक्ट्रॉन, और बाकी का जो एरिया है वो क्या है, पॉजिटिव पार्टिकल यानी प्रोटॉन। ये कौन बोल रहा था, ये बोल रहे थे थॉमसन बाबा, ठीक है। तो थॉमसन बाबा की दो पोस्टुलेट्स आपको याद रखनी है बेटा। पोस्टुलेट्स क्या होती हैं, पोस्टुलेट्स यानी स्टेटमेंट।
सवाल आएगा पेपर के अंदर, व्हाट आर दी टू पोस्टुलेट्स प्रपोज्ड बाय थॉमसन। थॉमसन बाबा ने क्या दो पोस्टुलेट्स दी थी? तो याद रखना, पहली पोस्टुलेट उन्होंने दी क्या, इन एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज स्पेयर एंड इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इन इट। यानी वाटरमेलन की तरह एक एटम होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है और इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज है वो उसके अंदर एक 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 ऐसे एम्बेड किया होता है, मतलब पड़ा होता है अंदर। उसके अलावा नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल, यानी उनका जो मैग्नीट्यूड है वो एकदम बराबर है, कोई टेंशन नहीं है। इतना तो भैया समझ आ गया, ये तो बहुत बढ़िया है। तो थॉमसन बाबा ने अपनी थ्योरी दे दी। मैंने कहा थैंक यू थॉमसन बाबा, सल्यूट है आपको, है आपने मेरी डिस्कवरी में बहुत साथ दिया मेरा। अब अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना। तो अब मैं आगे बढ़ा, जीवन में आगे बढ़ता रहना चाहिए बेटा, है ना। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। क्या है, ऑन व्हाट बेसिस थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम एक्सप्लेन हाउ द एटॉमिक न्यूट्रल एज अ होल। यानी ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है कि थॉमसन ने कैसे बताया कि जो एटम है ना वो न्यूट्रल है, कैसे बताया? बस आपको एक्सप्लेन करना था। इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक्सप्लेन करना था एटम के अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है, उन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, और इस हिसाब से थॉमसन बाबा ने बताया। क्या बताया? अच्छा, थॉमसन बाबा बाबा मत लिख के आ जाना पेपर के अंदर, कभी तुम पिटवाओ मुझे भी और खुद को भी, है ना। तो उन्होंने बताया कि जो ओवरऑल जो चार्ज है वो एकदम जीरो होता है, यानी न्यूट्रल होता है। चलिए अब मैं और आगे बढ़ा, है ना, जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। मैं और आगे बढ़ा और अब मुझे रदरफोर्ड मिले, ये बड़े ज्ञानी इंसान थे। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने बोला यार मेरे पास ना कुछ एक्सपेरिमेंट है करने को। मैंने कहा रदरफोर्ड जी कर दो, आपको जब मन है आप वो एक्सपेरिमेंट कर दो। तो इन्होंने वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट करा, और तुम्हारे सिलेबस का भी सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है फोकस फोकस फोकस। बेटा फोकस फोकस मेरे पे नहीं यार, स्क्रीन पे, कहां फोकस, उस पीछे स्क्रीन पे फोकस, ठीक है। अब ध्यान से एकदम एकदम फोकस पे आ जाओ। देखो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिया जो कि है गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। अब देखना बेटा, इनको ना ये प्रूव करना था कि जो एटम का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो वैसा नहीं होता जैसे कि थॉमसन बाबा ने बताया। थॉमसन बाबा ने क्या बताया कि पूरा पॉजिटिव है, बीच में ऐसा 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 नेगेटिव है। इनकी थोड़ी दुश्मनी थी, है ना, थॉमसन बाबा से। तो इन्होंने बोला ये गलत बोल रहा है, मैं प्रूव करूंगा। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक गोल्ड फॉइल ली, ठीक है, इन्होंने गोल्ड फॉइल ली और इन्होंने एक्सपेरिमेंट का नाम रख दिया गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन में जूम करके दिखाता हूं। देखो उन्होंने यहां पर एक थिन गोल्ड फॉइल ली, है ना, और यहां पर उन्होंने क्या करा, एक ऐसी चीज बनाई जिससे कि क्या आ रहे हैं, जिससे कि आपके अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं बेटा? भैया अल्फा पार्टिकल पहली बार सुन रहा हूं यार, हैं, अरे रुक जा यार, मैं समझा तो रहा हूं, रुक तो। अल्फा पार्टिकल होते हैं हीलियम के डबल चार्ज पार्टिकल। हीलियम पता है ना बेटा, हीलियम क्या होता है? एक प्रकार का आपका एलिमेंट है, हाइड्रोजन हीलियम। हाँ, तो हीलियम के जो डबल चार्ज पार्टिकल होते हैं, यानी He2+, डबल चार्ज पार्टिकल, है ना, वो आपका कहलाता है आपका अल्फा पार्टिकल। यानी अगर आपको कुछ भी याद नहीं रहता, आप बस इतना याद रखो, अल्फा पार्टिकल इज अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, बस इससे भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल उसने क्या करे, यहां पर अल्फा पार्टिकल है जो कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। उन्होंने क्या करा, एक बीम बना दी, जैसे वो नहीं होती बंदूक होती है, बंदूक, है ना, वो वाली बंदूक। तो उन्होंने यहां पर एक बंदूक से लगा दी, उस बंदूक से क्या आ रहा है, उस बंदूक से हीलियम पार्टिकल आ रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और यहां पर लगा दी गोल्ड फॉइल। और गोल्ड फॉइल एकदम पतली गोल्ड फॉइल लगा दी इन्होंने, पतली, है ना। और तुम्हारे मन में सवाल उठ रहा है कि यहां पर सिर्फ गोल्ड की फॉइल क्यों ली? क्या अमीर थे क्या रदरफोर्ड, अमीर थे क्या? अरे अमीर अमीर नहीं थे, गोल्ड फॉइल इसलिए ली क्योंकि उसकी कुछ एडवांटेजेस होती हैं, वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो गोल्ड फॉइल लगा दी। अब देखना बेटा क्या किया, अब उन्होंने यहां से क्या करें, ये पार्टिकल जा रहे हैं, देख पा रहे हो, ये पार्टिकल जा रहे हैं। अब उन्होंने देखा कि बहुत सारे पार्टिकल तो पास हो गए, यहां से डायरेक्टली पास हो गए, यानी पार्टिकल गए और गोल्ड फॉइल से पास करके आगे चले गए। बट यहां तक तो सब सही चल रहा था। थोड़ी देर बाद वो क्या देखते हैं, कुछ पार्टिकल टकराए और डेविएट हो गए। डेविएट यानी कभी मुड़ गए, कभी यहां आ गए, कभी यहां आ गए, कभी यहां आ गए, यानी कुछ पार्टिकल अपनी डायरेक्शन में इधर उधर हो गए। कह रहे यार ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। और उसके बाद वो शॉक तब हुए जब एक पार्टिकल जो कि गया और वो वापस आया, यानी टकराया, ये टकराया और ये वापस आया। ऐसा नहीं होता कि जब तुम जाते हो, है ना, तुम्हारे दोस्त तुमसे बोलता है अरे जा 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 बात कर ले, उससे बात कर ले, है ना, तो तुम कॉन्फिडेंस में आके बात करने चले तो जाते हो, पर जैसे ही बात करने जाते हो देख के वो इंट्रोवर्ट वाला अंदर से तुम्हारा जाग जाता है, तुमसे बात नहीं होती, फिर तुम ऐसे पीछे मुड़ के वापस आ जाते हो, है ना। उसी प्रकार से यहां पर अल्फा पार्टिकल गया और अल्फा पार्टिकल वापस आ गया। अभी शॉक हो गया यार, अल्फा पार्टिकल खुद से वापस कैसे आ गया। और तब इन्होंने बहुत सारी स्टेटमेंट्स दी और बहुत सारे रीजन बताए और बहुत सारी चीजों से उन्होंने बताया कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और वही हमें पढ़ना है। ये एक्सपेरिमेंट तो समझ में आ गया, अल्फा पार्टिकल, गोल्ड फॉइल,
ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल क्या कर गए, पास डाउन कर गए, कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्ट कर गए और एक पार्टिकल वापस आ गया। ठीक है, ये था आपका क्या, ये होता है आपका रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर एक थोड़ा 3D तरीके से आपको दिख रहा होगा कि जैसे कि मान लो एक गोल्ड फॉइल है, यहां से क्या आ रहे हैं, यहां से आपके अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, अल्फा पार्टिकल आए आए आए, बहुत सारे तो पास कर गए पास कर गए पास कर गए पास कर गए, देख पा रहे हो, पास कर गए पास कर गए, कुछ आए डेविएट हो गए, कुछ आए डेविएट हो गए, और एक जो आया और वापस से ये चला गया। देखो ये आया ये वापस गया, है ना। गोल्ड फॉइल किससे बना है बेटा, गोल्ड फॉइल एटम से ही तो बना है। गोल्ड फॉइल क्या होता है, एटम के ही तो बनता है ना फॉइल। गोल्ड गोल्ड कोई भी एटम है किससे बना है, कोई भी एलिमेंट एटम से ही तो बनता है। तो ये एटम आपको दिख रहे हैं, है ना, टकरा रहे हैं, पास हो जा रहे हैं, बट कुछ रिफ्लेक्ट कर जा रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर एक सवाल मैंने आपको पूछा कि रदरफोर्ड ने सिर्फ और सिर्फ गोल्ड फॉइल को ही क्यों इस्तेमाल करा, है ना, क्यों गोल्ड फॉइल को इस्तेमाल करा, ऐसा क्या था, है ज्यादा अमीर था क्या। मैंने कहा नहीं, ज्यादा अमीर नहीं था। गोल्ड की एक प्रॉपर्टी होती है बेटा, और ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रदरफोर्ड ने क्यों गोल्ड को करा, क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है जिसको अपन बोलते हैं मेलिएबिलिटी, यानी द प्रॉपर्टी ऑफ कन्वर्टिंग इनटू थिन शीट्स। यानी अगर आप गोल्ड है ना, गोल्ड गोल्ड एक ऐसा आपका मेटल है जिसको अगर आप ऐसे मारोगे ना हथौड़े से तो एकदम पतली थिन शीट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी एलिमेंट नहीं हो पाते, है ना। अब थिन शीट में क्यों कन्वर्ट करना था, ताकि जितना पतला फॉइल हो, है ना, उतना ही अच्छा एक्सपेरिमेंट हो पाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, रदरफोर्ड वांटेड अ मेटल शीट दैट कुड बी थिन एज पॉसिबल। उनको एकदम पतली मेटल शीट चाहिए थी, और वो गोल्ड कर सकता था, क्योंकि गोल्ड के पास क्या प्रॉपर्टी है, मोस्ट मेलिएबल, यानी वो थिन शीट्स के अंदर इजीली कन्वर्ट हो जाता है ना। इस वजह से उन्होंने क्या करा, गोल्ड को यूज करा एज अ फॉइल। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, फिर बोल रहा हूं, यहां पर स्टार मार्क कर लेना, पेपर के अंदर आने की चांसेस बहुत ज्यादा हो सकती है। चलिए, है ना, फिर बोलोगे भैया पेपर लीक कर दिया, पेपर लीक कर दिया। अरे भाई पता है, जब टफ क्वेश्चन ऐसा आता है स्कूलों के अंदर तो बताऊंगा नहीं कि तुमको, है ना, पेपर लीक नहीं करता, और करता हूं तो आगे बढ़ो है ना। अब देखते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है, मतलब हमने क्या सीखा, है ना, आखिर हमें क्या क्या नई नई ऑब्जर्वेशन मिली वो तो देखें। अब देखना बेटा, 3 ऑब्जर्वेशन बेसिकली रदरफोर्ड ने देखी। पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। मैंने आपको बताया बहुत सारे तो पास कर गए। फिर क्या हुआ, देयर वाज डिफ्लेक्शन एट सम एंगल, कुछ पार्टिकल जो थे वो थोड़े डिफ्लेक्ट हो गए, थोड़े मुड़ मुड़ गए, है ना, डिफ्लेक्शन आ गया। और क्या, अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्फा पार्टिकल रीबाउंडेड, रीबाउंडेड यानी रिफ्लेक्टेड, वापिस आए। यानी कितना स्मॉल अमाउंट है, अगर 12,000, देखना बेटा, अगर 12,000 अल्फा पार्टिकल जाएंगे ना, तो केवल और केवल एक अल्फा पार्टिकल है जो कि वापस आएगा, है ना, बाकी सब या तो सीधे निकल जाएंगे या तो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, है ना। तो 12,000 में से एक जो है वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो 3 ऑब्जर्वेशन याद रखना, एक्सपेरिमेंट चल रहा है, पहले एक्सपेरिमेंट समझा, अब हमने समझा कि 3 ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिली। अब हम क्या करेंगे, इस ऑब्जर्वेशन की मदद से कुछ कंक्लूजन निकालेंगे कि इसके कंक्लूजन क्या निकले, फाइनल क्या स्टेटमेंट्स हैं। तो कंक्लूजन देखते हैं बेटा। अब फाइनली रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूजन दिए, और ये सवाल आता है व्हाट आर दी ऑब्जर्वेशन ऑब्टेन्ड एंड कंक्लूजन। अगर क्वेश्चन आ रहा है ना कि व्हाट आर दी ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन तो आपको वो बताना है, और अगर पूछा जा रहा है व्हाट आर दी कंक्लूजंस फ्रॉम रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, तो तुम्हें ये बताना है। ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मूर्ख बालकों, बच्चे गलती करते हैं, पेपर में सवाल आता है व्हाट आर दी ऑब्जर्वेशन, उसके अंदर वो ये लिख के आते हैं कि कंक्लूजन लिखे आते हैं। भैया ऑब्जर्वेशन वो है जो अभी बताई, ये कंक्लूजन है, याद रखेंगे। ठीक है, कंक्लूजन क्या है, पहली चीज मोस्टली एम्प्टी स्पेस, यानी रदरफोर्ड भैया ने ये बोला कि क्योंकि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल पास हो गए, इसका साफ मतलब है, इसका साफ मतलब है कि जो आपका जो एटम है ना, एटम एटम खाली है, एटम की स्पेस खाली है। इमेजिन करो एक बैलून है, अगर वो बैलून खाली है तो कोई भी चीज उसमें से पास कर जाएगी, पास कर जाएगी ना बेटा, है ना। अगर एयर है तो एयर क्या है, एयर खाली है तो उसमें से आप ऐसे पास कर सकते हो। मान लो सामने एक पत्थर रख दिया, तो क्या पत्थर को पास कर सकते हो, नहीं कर सकते। सिमिलरली एटम की जो मोस्ट ऑफ द स्पेस है वो खाली है, तभी बहुत सारे आपके जो अल्फा पार्टिकल थे वो पास कर गए। पहला कंक्लूजन तो ये। अगला पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, यानी अगली चीज उन्होंने ये बोली कि एटम के पास एक ऐसी जगह है जिसके अंदर क्या है, बहुत सारा मास स्टोर्ड है, यानी बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज स्टोर्ड है, और उसी को उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। एक ऐसी चीज है हर एक एटम के पास जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं और टकरा रहे हैं। इसका साफ मतलब है कि एटम के पास कुछ तो ऐसा है जिसके पास मास है और चार्ज है
है ना, मास है और चार्ज है, और उसी को ही उन्होंने नाम दिया क्या बेटा, उनको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। याद रखना न्यूक्लियस क्या है, एक ऐसी चीज एटम के अंदर जिसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और मास भी है, मास और पॉजिटिव चार्ज। और एटम का जो सारा का सारा मास है वो ऑलमोस्ट कहां प्रेजेंट होता है, वो न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है। ये अगली चीज देखते हैं, न्यूक्लियस साइज। अगली ऑब्जर्वेशन हमें ये देखने को मिली कि न्यूक्लियस तो है बट बहुत छोटा है, क्योंकि तुमने देखा ना कि 12,000 में से सिर्फ एक पार्टिकल वापस गया, न्यूक्लियस से टकराया तभी तो वापस गया। अरे एक बात बता, अल्फा पार्टिकल क्या है, पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे बेटा, रिपेल करेंगे, है ना, ये तो पढ़ा है 8th क्लास के अंदर, रिपेल करेंगे। तो न्यूक्लियस है तो बट बहुत छोटा है, और यही है न्यूक्लियस साइज, यानी न्यूक्लियस इज एक्सट्रीमली स्मॉल। ये तीसरा कंक्लूजन। चौथी चीज क्या है, मास कंसंट्रेशन, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जितना भी मास है ना एटम का, वो कहां पर है, वो आपका न्यूक्लियस के अराउंड क्या है, स्टोर्ड है। बाकी जो आपका पूरा एटम है वो एम्प्टी है। ठीक है, तो ये 3-4 चीजों को याद रखना। पहला क्या है, ज्यादातर स्पेस एकदम एम्प्टी है। फिर एक चीज हमें पता चली जो कि है न्यूक्लियस, जिसके अंदर बहुत सारा मास है, साथ साथ में पॉजिटिव चार्ज है। फिर हमें पता चला न्यूक्लियस का स्लाइस एकदम छोटा है, एकदम छोटा सा है। और हमें क्या पता चला, मास कंसंट्रेशन, यानी जो जितना भी मास है वो न्यूक्लियस के अंदर क्या है, कंसंट्रेटेड है। ये 4 ऑब्जर्वेशन क्या समझ आया? आया तो जल्दी बताओ, मैं 1 मिनट पानी पी के आता हूं, जल्दी। आ गया ना समझ में? इतना डन है। चलो, ये कंक्लूजन आपको यहां पर एकदम समझ आ गए कि क्या क्या कंक्लूजन थे, है ना। उसके अलावा अगर हम बात करें कि फीचर्स क्या हैं, मतलब जो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट हुए ना, उसके फाइनल फीचर्स क्या हैं, तो वही है कंक्लूजन फीचर, एक ही बात है। तो फीचर क्या क्या पता चले, पहली चीज, देयर इज अ पॉजिटिव प्लेस्ड न्यूक्लियस। पहली चीज क्या पता चली कि न्यूक्लियस है, हर एक एटम के पास न्यूक्लियस है ना, हमें पता चल गई न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस का साइज छोटा है, हमें यह भी पता चला। अगली चीज हमें क्या पता चली, ये बताया था रदरफोर्ड ने, क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व राउंड न्यूक्लियस इन अ वेल डिफाइंड ऑर्बिट। यानी रदरफोर्ड ने एक और स्टेटमेंट दी, उन्होंने ये तो बताया कि ठीक है न्यूक्लियस है, पर उन्होंने ये भी बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो घूम रहे हैं, किसके अराउंड, वो घूम रहे हैं आपके किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड, ये भी बताया। उसके अलावा क्या बताया, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। तो याद रखना, पहला क्या था, पहला था हमारा ऑब्जर्वेशन, फिर हमने बात करी कंक्लूजन, और फाइनली हमने बात करी रदरफोर्ड के क्या, रदरफोर्ड का आपका जो फीचर्स हैं, जो रदरफोर्ड ने फाइनल जो मॉडल दिया है उसके क्या क्या फीचर्स हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन और फाइनल है जो रदरफोर्ड ने फाइनल जो बताया कि ये फीचर्स हैं, मैं जो मॉडल दे रहा हूं उसके फीचर हैं। क्या क्या फीचर हैं, पहली चीज, एक न्यूक्लियस नाम की चीज होती है जिसमें सारा का सारा मास स्टोर्ड है, न्यूक्लियस का जो साइज है वो बहुत छोटा होता है, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड आपके घूमते हैं ऑर्बिट्स के अंदर। ठीक है, ये 3 चीजें आपके किसने दी, रदरफोर्ड ने। मैंने कहा ठीक है रदरफोर्ड जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना। चलिए, तो हम रदरफोर्ड से अब आगे बढ़ जाते हैं, है ना। और अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा था तो मुझे ना एक बाबा मिलते हैं, बोर बाबा। कौन है बेटा, बोर बाबा। ठीक, और ये जो बोर बाबा थे ना, वो ये बोलते हैं कि यार ये जो रदरफोर्ड था ना ये झूठा है। मैंने कहा यार कैसे झूठा है यार, क्या बात कर रहे हो हैं, मैं पहले वो रदरफोर्ड से मिला, उसने बोला थॉमसन झूठा है, अब मैं तुमसे मिल रहा हूं, तुम कह रहे हो रदरफोर्ड झूठा है, क्या चल रहा है भाई। मैंने कहा नहीं झूठा है। मैंने कहा कैसे झूठा है, उन्होंने कहा कि उसने जो मॉडल दिया है ना, मॉडल, उस मॉडल के अंदर ड्रॉबैक है। मैंने कहा क्या ड्रॉबैक है, क्या कमी है, तो उन्होंने बोला एक कमी है बहुत बड़ी। मैंने कहा बताओ। उन्होंने बोला रदरफोर्ड ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। मैंने कहा बिल्कुल घूम रहा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो कुछ समय बाद इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी। मैंने कहा बिल्कुल कम होगी, कोई चीज एक्सेलरेट करती है तो एनर्जी कम होती है। अब जब उसकी एनर्जी कम होगी, और फिर वो न्यूक्लियस के अंदर आके मिल जाएगा, मैंने कहा बात तो आपकी सही है, अगर सारे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में आकर मिल रहे हैं तो इस हिसाब से तो एटम एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, एटम तो खत्म हो जाना चाहिए, बट एटम तो एग्जिस्ट करता है। मैंने कहा यार मेरे ही एग्जिस्टेंस पे सवाल उठा दिया इसने तो, है मेरे ही एग्जिस्टेंस, मैं ही तो एटम था, मेरे पे ही सवाल उठा दिया। मैंने कहा बात तो सही कह रहा है, रदरफोर्ड झूठा था फिर तो, है ना। तो हमें पता चला ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक याद रखना, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जो थे वो रिवॉल्व करते थे राउंड 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 राउंड, बट अगर कोई भी चीज रिवॉल्व करेगी तो होगा क्या, उसकी एनर्जी कम होगी, एनर्जी के बाद क्या होगा, फाइनली इट विल फॉल इनटू न्यूक्लियस, यानी वो न्यूक्लियस के अंदर क्या है, गिर जाएगा, है ना। बट ऐसा तो होता नहीं है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि एटम्स जो है हमारे एग्जिस्ट करते हैं, और अगर इसकी जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से तो बेटा क्या है, एटम बहुत ज्यादा अनस्टेबल होने चाहिए, बट एटम तो आपके स्टेबल होते हैं, है ना। तो मैंने बोला ठीक यार रदरफोर्ड बड़ा झूठा था। तो मैंने कहा ठीक यार, अब बौर जी आप ही बता दो यार, हैं आप, आपको है ना वो है ना कि आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, आप बता दो यार, है ना।
तो मैंने कहा ठीक है भाई। अब बोर जी ने बोला कि मैं एक नया मॉडल दूंगा। मैंने कहा दो मॉडल। तो बोर ने एक नया मॉडल दिया। उन्होंने क्या करा, उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए। उन्होंने क्या दिए बेटा, उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए, यानी कुछ स्टेटमेंट्स दी। क्या है वो पोस्टुलेट समझना, और ये याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पर स्टार भी मार्क कर देता हूं। बोर की जो पोस्टुलेट्स हैं वो बहुत बार पेपर के अंदर पूछी जाती हैं। पहली स्टेटमेंट क्या दी उन्होंने, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन अ डिस्क्रीट ऑर्बिट। यहां पर लिखा हुआ है बेटा डिस्क्रीट। डिस्क्रीट यानी स्पेशल ऑर्बिट, यानी स्टेबल ऑर्बिट, है ना। डिस्क्रीट यानी स्टेबल या फिर स्पेशल, दोनों एक ही चीज है। तो उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना भैया, ये ऐसे नहीं है कि किसी भी ऑर्बिट में घूम जाएगा, ऐसा थोड़ी ना है, ये स्पेशल ऑर्बिट्स के अंदर घूम रहा है। ठीक है, पहली चीज उन्होंने बोली स्पेशल ऑर्बिट विदाउट इमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी, यानी ये कोई भी एनर्जी को ना बाहर ना ही दे रहा है ना ही कोई एनर्जी ले रहा है। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, जब भी अपने स्पेशल ऑर्बिट में घूमेगा ना, तो ना ही ये किसी से एनर्जी लेगा, ना ही ये किसी को एनर्जी देगा, यानी एनर्जी का कोई भी लॉस या फिर कोई भी गेन ही नहीं होगा। ये उन्होंने पहली स्टेटमेंट दी। और ये जो शेल है ना जिसके अंदर वो घूम रहा है, उनको उन्होंने नाम दिया एनर्जी शेल या फिर एनर्जी लेवल्स। क्या नाम दिया, एनर्जी शेल, एनर्जी लेवल्स। क्या है, ये एक प्रकार के ऑर्बिट्स हैं जिसके अराउंड आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अगली स्टेटमेंट इन्होंने क्या दी, an orbit or energy level is designated as KLMN shells। ये पोस्टुलेट्स इंपॉर्टेंट है। पहली पोस्टुलेट समझ गए ना कि उन्होंने क्या बोला कि एक डिस्क्रीट एक स्पेशल ऑर्बिट है, उसके अराउंड घूमता है, तो ना ही एनर्जी दे सकता है ना ही एनर्जी ले सकता है, वो उसी जगह पर रहेगा, और उसको नाम क्या दिया, एनर्जी शेल। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब देखते हैं अब यहां पर क्या है, उसने दूसरी पोस्टुलेट में बोला कि ये जो ऑर्बिट है ना जिसके अराउंड घूम रहा है, वो भी अलग अलग टाइप के हैं। जैसे कि एक ऑर्बिट है के, फिर है एक ऑर्बिट एल, फिर एक ऑर्बिट एम, फिर एक ऑर्बिट एन। तो ऐसे अलग 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 ऑर्बिट है ना, सबके स्पेशल स्पेशल ऑर्बिट है और उनके नाम भी हैं के एल एम एन शेल्स। ठीक है, अगला देखते हैं। व्हेन अ इलेक्ट्रॉन इन द लोएस्ट एनर्जी लेवल इट इज सेड टू बी ग्राउंड स्टेट, यानी जब भी आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे छोटी वाली शेल के अंदर है ना, देखो बेटा मैं आपको थोड़ा सा पोस्टुलेट समझा रहा हूं, बट उससे पहले आपको थोड़ा सा मुझे बताना पड़ेगा, वरना पोस्टुलेट समझ नहीं आ पाएगी। देखो यहां पर उन्होंने क्या बोले, अलग अलग शेल है। जो ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के जो सबसे पास है ना वो है आपकी के शेल, उससे दूर एल शेल, फिर एम, फिर एन, ऐसे आगे ओ भी होता है। ठीक है, तो ऐसे आपकी शेल है। अब उन्होंने ये भी बोला कि जो शेल सबसे पास है ना, सबसे पास न्यूक्लियस के, उसकी जो एनर्जी होती है ना वो सबसे कम होती है, और उसको उन्होंने नाम दिया, ये जो के शेल है उसको उन्होंने नाम दिया ग्राउंड स्टेट। क्या दिया, ग्राउंड स्टेट। यानी यानी ये वो है जहां पर एनर्जी एकदम कम है, एकदम कम है, ये उसकी क्या हो गई, ग्राउंड स्टेट हो गई, एनर्जी एकदम कम है। अगर एल पे है तो एनर्जी ज्यादा है, एम पे है तो उससे ज्यादा है, एन पे है तो उससे भी ज्यादा एनर्जी है। तो इलेक्ट्रॉन विद लोएस्ट एनर्जी कहां पर होगा, इसके पास, जिसके पास थोड़ी ज्यादा एनर्जी है इसके पास, उससे ज्यादा एनर्जी है इसके पास, उससे ज्यादा एनर्जी है इसके पास। तो दो पोस्टुलेट आप समझ गए। पहली ने बताया कि एनर्जी शेल क्या होती है, फिर बताया कि अलग अलग शेल भी होती है, नाम भी उसका दे दिया। ठीक है, तो दो पोस्टुलेट समझ आई। अब अगली पोस्टुलेट समझना। अगली पोस्टुलेट क्या है बेटा, वो ये बोलती है इलेक्ट्रॉन इमिट्स और अब्सॉर्ब एनर्जी व्हेन इट जंप्स फ्रॉम वन ऑर्बिट और एनर्जी लेवल टू अनदर। यानी तीसरी पोस्टुलेट ये बोलती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये एनर्जी ले दे सकता है, बट एक केस के अंदर, ये अपने जब ऑर्बिट को बदलेगा तब ये अपनी एनर्जी को लूज या फिर गेन कर सकता है। और वो यहां पर लिखा है कि इलेक्ट्रॉन एमिट और ऑब्जॉर्व एनर्जी व्हेन इट जंप्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर। एक से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा तभी वो एनर्जी को चेंज कर सकता है, वरना एनर्जी जब एक ही ऑर्बिट पे है तब एनर्जी सेम रहेगी। ये आपका तीसरा आ गया। ठीक है, अगला देखते हैं। व्हेन इट जंप्स फ्रॉम हायर लेवल, जब ये हायर शेल से लोअर शेल पे जाता है तो एनर्जी को बाहर देता है, और जब ये लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाता है, हायर शेल्स में जाता है, तो क्या करता है, एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम्हें सीढ़ियां चढ़नी है, ऊपर जाना है, हायर लेवल पे जाना है, तो तुम्हें एनर्जी चाहिए होगी, है ना। बट अगर तुम्हें नीचे आना है तो क्या है, तुम्हें अपनी अपनी एनर्जी को बाहर देना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है। यही यहां पर लिखा है कि जब भी हायर एनर्जी लेवल टू लोअर जाएगा एनर्जी को बाहर रिलीज करेगा, बट जब लोअर से हायर जाएगा तो एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा। और ये जो चार पोस्टुलेट्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है, और यही है आपका बोर मॉडल। और बोर मॉडल ने क्या बताया, बोर मॉडल ने ये बताया कि अलग अलग शेल हैं, शेल के नंबर दिए के एल एम एन बताया, फिर उसके बाद ये बताया कि इनकी एनर्जी सेम रहती है अनटिल एंड अनलेस ये शेल को नहीं बदलते। अगर ये अपने ऑर्बिट को बदलेंगे, शेल को बदलेंगे, तो क्या होगा, तो
एनर्जी या तो इमिट करेंगे या तो अब्सॉर्ब करेंगे। और लास्ट क्या बताया कि जब भी एक जगह से दूसरी जगह जंप करेंगे तो एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं या तो लूज करते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग। ये चार समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ा जाए, यहां तक एकदम क्लियर हो गया। ये चारों के चारों पोस्टुलेट जो है ना आपको एकदम याद हो जाने चाहिए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर ने इन चारों पोस्टुलेट की मदद से बहुत सारी चीजें बताई। आगे हम और पढ़ने वाले हैं कि इन्होंने क्या क्या चीजें और बताई, पर यहां तक तो अपन को डन हो गया। अब एक नया कॉन्सेप्ट हमारा आ जाता है और उस कॉन्सेप्ट का नाम है बेटा क्या, उसका नाम है एटॉमिक नंबर। और ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखो, है ना, कितना ध्यान से देखो, लाइन बोलता हूं ना, है ना, इतना देखो जितना देखा जा सकता था, लेकिन दो आंखों से कितना ही देखा जा सकता था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो आपका एटम है ना, उसके अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं, क्या बोल रहा हूं, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं वही उसका एटॉमिक नंबर। जितने नंबर उसके प्रोटॉन उतना उसका एटॉमिक नंबर है। ये तो बड़ा आसान है ना, जितने उसमें प्रोटॉन हो गए उतने इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, किसी से मतलब नहीं है, सिर्फ तुम्हें प्रोटॉन देखना है, तुम्हें देखना अच्छा 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 प्रोटॉन, ठीक है भाई, ठीक है ना, ठीक है। हाँ, अब एक और चीज, जो आपका नॉर्मल एटम होता है ना, जिसके ऊपर जीरो चार्ज होता है, अनचार्ज एटम जो होता है, उसमें हमेशा याद रखना नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कब, जब आपका कोई भी चार्ज नहीं है, अगर चार्ज हुआ तो कंडीशन बिगड़ जाएगी, बट अगर कोई भी चार्ज नहीं है तो याद रखना नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कुछ कुछ केसेस के अंदर आपको बोला जाएगा एक अनचार्ज एटम है, उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 7, तो उसका एटॉमिक नंबर बताओ। कैसे बताओगे, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वही उसका एटॉमिक नंबर हो गया। ठीक है, एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसको अपन रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं जेड से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे भी। जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर 20 तक के आपके एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, तो आई होप ये सारे आपको याद हो गए होंगे, है ना। जैसे आपका है पहला क्या, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 1। इसका क्या मतलब कि उसके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो भी कितने हैं, 1। अच्छा, इनको याद कराने की ट्रिक भी बताई थी, याद है क्या सबको 20 तक, मैंने बोला था याद कर लेना। बोलो यार, हाय हेलो लिसन, याद आया, बीबीसी न्यूज, ये पिछले लेक्चर के अंदर बताया था, हाय हेलो लिसन बीबीसी न्यूज, है ना, ऑफ फ्राइडे नाइट, ना मांगो अब्दुल से, अब्दुल कौन, वो तारक मेहता वाला, ना मांगो अब्दुल से पेप्सी सोडा कोल्ड ड्रिंक और काजू कतली, बताया था, याद आ गया। तो इस तरीके से आपको याद करने हैं 20। अब जैसे इसका एटॉमिक नंबर 1 है, ये जो लिखा हुआ है ना एटॉमिक नंबर, ये इसका 1 है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन यहां पर 1 है। अच्छा, एल्यूमिनियम में कितने होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन, 13 होंगे। क्यों, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 13। अच्छा, एक बात याद रखना कि क्या पता कोई तुमसे पूछ ले कि हम एटॉमिक नंबर के लिए हमेशा प्रोटॉन का नंबर ले रहे हैं, है ना, हम इलेक्ट्रॉन का क्यों नहीं ले रहे, हम न्यूट्रॉन का क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि भाई देखो, प्रोटॉन जो है तुम्हारे सच्चे दोस्त की तरह है, वो कभी पलटता नहीं है। प्रोटॉन जो है हमेशा आपके एटम का सेम रहता है, इलेक्ट्रॉन तो पलट जाता है ना, चार्ज लेने देने में इलेक्ट्रॉन तो छुमंतर हो जाता है, बट कभी भी प्रोटॉन नहीं बदलता। इस वजह से हम प्रोटॉन की मदद से एटॉमिक नंबर को डिसाइड करते हैं। तो देख लो, प्रोटॉन तुम्हारा सच्चे दोस्त की तरह है जो कभी नहीं पलटता, है ना, बट आजकल ऐसी दोस्ती कहां मिलती है। चलिए अब हम कुछ और बारे में बात करेंगे, कुछ और साइंटिस्ट हैं, है ना, एक साइंटिस्ट है बरी, है ना, बरी, बरी कर दिया हाँ, बरी एक साइंटिस्ट है, उसके बारे में बात करेंगे। बट अभी एक चेक पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, है ना। ये जो पूरी साइंटिस्ट की थ्योरी थी ना, इनको याद करना बड़ा टफ होता है। मैं कहता हूं यार एक कहानी से याद कर ले। अभी मैंने वैसे तुम्हें पूरी कहानी बताई, मुझे पता है याद हो ही गया होगा, बट फिर भी अगर उससे याद नहीं हो पाया, एक छोटी सी कहानी है, एक निमोनिक है जिसकी मदद से तुम याद कर पाओगे। निमोनिक क्या है, निमोनिक बेटा ध्यान से देख ले, फिर तेरा डिस्ट्रैक्टेड हो रहा है, तू इंस्टाग्राम खोलने जा रहा है, तू यूट्यूब इधर उधर चलाने जा रहा है, शॉर्ट्स देखने जा रहा है, मारूंगा तेरे को पकड़ के, है ना, अभी डंबल दिखा दूंगा अपना, फिर तुम डर जाओगे। देखो ध्यान से, कहानी इस प्रकार है, डेल्टन है, डेल्टन है मेरा दोस्त। कौन है बेटा, डेल्टन की एक कहानी है। डेल्टन रहता था बेटा कहां पर, डेल्टन, डेल्टन जो था वो रहता था पीजी में। कहां पर, पीजी, पीजी में रहता था। पीजी होते हैं ना, लोग कॉलेज में जाते हैं लोग पीजी में रहते हैं। अब पीजी क्यों याद रखना है, सबसे पहले डेल्टन ने क्या करा, डेल्टन ने बताया कि एटम्स आर इंडिविजुअल। पीजी क्या है बेटा, पीजी है आपका, बताओ यार। सब उसके बाद किस चीज की डिस्कवरी हुई, उसके बाद डिस्कवरी हुई प्रोटॉन की, जो कि किसने करी, गोल्डस्टीन ने करी थी। कब, 1886 में। ये डेट्स भी याद कर लेना, वैसे पूछी नहीं जाती बट फिर भी ठीक है। गोल्डस्टीन ने करी थी किसकी डिस्कवरी, प्रोटॉन की, तो पीजी हो गया, है ना। पीजी में वो रहता था। अब पीजी में उसको एक चीज पसंद थी जो कि थी चाय, यानी टी। उसको टी बड़ी पसंद थी, इतना याद रखो कि टी। अब टी क्या है आगे, जो कि हमारे थॉमसन बाबा, थॉमसन बाबा ने किसका आविष्कार करा, इलेक्ट्रॉन, यानी टी ई टी। हाँ, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार करा। कहानी चल रही है, डेल्टन भैया पीजी में रहते थे, पीजी में चाय पिया करते थे, मस्त। यहां तक की कहानी समझ आ गई। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या हुआ बेटा, अब देखना बेटा, उसका एक और दोस्त था जिसका नाम था क्या, आरजी, राकेश गुप्ता।
है ना, उसका एक दोस्त था राकेश गुप्ता, आरजी, उसको आरजी बोला कर, शॉर्ट फॉर्म रखते हैं कूल बनने के लिए आजकल, आरजी। आरजी, अब आरजी से तुम क्या याद रखोगे, आरजी से तुम याद रखोगे क्या बेटा, रदरफोर्ड ने कौन सा मॉडल करा, रदरफोर्ड ने बोला था गोल्ड एक्सपेरिमेंट, याद आ गया, गोल्ड एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने करा था, बहुत बड़ा गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, पूरा बता देता हूं, ठीक है। तो क्या करा था आरजी, इन्होंने क्या करा, इन्होंने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, इससे आप याद रखोगे रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। अब ये जो आरजी था ना, ये बड़ा बदमाश था, ये बड़ा बदमाश था, बहुत सारी गलतियां करता था। इसकी गलतियां पता है कौन छुपाया करते थे, गलतियां इसके पापा छुपाया करते थे, और पापा का नाम क्या था, इसके पापा का नाम था बोर, क्या था, बोर, है ना, इसके पापा का नाम था बोर, ठीक है। तो बोर कौन थे, इसके पापा। अब मैंने बोर को पापा क्यों बनाया, क्योंकि बोर ने क्या करा था, बोर ने इसकी गलतियां ही तो छुपाई थी रदरफोर्ड की, रदरफोर्ड ने एक गलती करी थी ना कि इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा तो गिर जाएगा, तो उसकी गलती को किसने छुपाया था, बोर ने, है ना। बोर ने एक नया मॉडल दिया था, अपनी पोस्टुलेट्स दी थी बोर ने, याद आ गई। हाँ, तो बोर भैया क्या है, इसके पापा की तरह हैं, जो कि क्या कर रहे हैं, इसकी गलतियों को छुपा रहे हैं। अब बोर जो इसके पापा थे ना, उससे एक लाइन बोला करते थे हमेशा, वो लाइन बोला करते थे कि बेटा नो चीटिंग, क्या बोला करते थे, बेटा नो चीटिंग, चीटिंग नहीं करनी तुम्हें कभी, है ना। अब नो चीटिंग क्यों याद करना है, एन यानी न्यूट्रॉन, सी यानी चैडविक, तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी, चैडविक ने, कब करी, 1932। एक साइंटिस्ट में रह गया जो कि है बरी, है ना, बरी के बारे में कोई पूछा नहीं जाता, अभी हम आगे बात करेंगे तो इनकी टेंशन मत लो तुम, अभी तुम इस कहानी को याद रखो। ये कहानी है डेल्टन की, डेल्टन रहता था पीजी में, पीजी में पिया करता था चाय, उसका एक दोस्त था राकेश गुप्ता यानी आरजे, आरजी। अब आरजी के पापा थे कौन, अरे बोलो बोर, बोर हमेशा गलतियों को छुपाया करते थे, और बोर हमेशा एक लाइन बोलते थे, बेटा नो चीटिंग, यानी न्यूट्रॉन चैडविक, बहुत बढ़िया। इस प्रकार से तुम इस कहानी की मदद से सारे साइंटिस्ट का नेम, उनका काम याद कर लो। ये मैं इसलिए याद करा रहा हूं ताकि तुम कभी भी पेपर में जाओ ना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक स्टोरी याद रखो, उस स्टोरी से तुम सबकी डिस्कवरी तुम्हें याद रहेगी। अब तुम ये नहीं बोलोगे बोर ने क्या करा था, इसने क्या करा था, तुम्हें सबकी डिस्कवरी याद है। चलिए, यहां तक की कहानी क्या हमें समझ आ गई है, आ गई है तो जल्दी से मुझे चैट के अंदर बता दो यार, है कमेंट के अंदर बता दो, जैसे भी तुम्हें बताना है, बट बता दो यार मुझे, है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, है ना। और देखो यार, एक चीज मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि पता है कभी कभार क्या होता है ना, एक छोटी सी कहानी है, लेक्चर पढ़ा रहा हूं बट एक मिनट एक सिंपल कहानी बताऊंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। बहुत लोग बोलते हैं कि भैया मेरे दोस्त ने इतना कर लिया, उसने इतना कर लिया, मैं कैसे कर पाऊंगा। एक बहुत छोटी सी कहानी है। एक ना एक छोटा सा लड़का था और उसकी मम्मी थी। तो एक बार ना स्कूल वालों की तरफ से एक लेटर आता है, उसकी मम्मी लेटर पढ़ती है और बेटे को बताती है कि यार स्कूल से लेटर आया है कि तू तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है, और स्कूल वाले ना बोल रहे हैं कि हम तो इसको पढ़ा ही नहीं सकते, इतना ब्रिलियंट है। और फिर उसकी जो मम्मी होती है ना, वो उसको खुद पढ़ाने लग जाती हैं, और बड़ा होके वो जो लड़का है ना, वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनता है ना। और जब उसकी मम्मी की डेथ हो जाती है ना, तो वो उसी पेपर को पढ़ता है जो कि स्कूल से आया होता है, और उसमें साफ लिखा होता है कि आपका बेटा डफर है, ये कभी कुछ नहीं कर पाएगा जीवन में, और इसको हम स्कूल से निकाल रहे हैं। और वो साइंटिस्ट बन गया। कैसे हो पाया? क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उन पे विश्वास दिखाया, उसकी मम्मी ने उसमें विश्वास दिखाया। तो जो विश्वास है ना, तुम्हारे पेरेंट्स को भी तुम पे दिखाना चाहिए और खुद को भी तुम पे होना चाहिए, क्योंकि यार विश्वास नहीं होगा ना बेटा, कुछ नहीं हो पाएगा। लोगों को कंपेयर मत करो, खुद पे फोकस करो और देखो कैसे तुम अच्छे मार्क्स लेकर आते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन की। हमें यह समझ आ गया कि भैया ठीक है KLMN शेल होती हैं, बट अब आ जाते हैं हमारे बरी साइंटिस्ट। बोर और बरी ने दोनों ने मिलकर क्या करा, इन्होंने एक नई थ्योरी दी। इन्होंने बोला कि इतना तो हम समझ गए कि KLMN अलग अलग शेल हो गई हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें डिवाइड होता है, बट इलेक्ट्रॉन कैसे डिवाइड होता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, हाउ आर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड, ये उनका सवाल था। तो इनका एक इन्होंने फिनोमिना दिया, कुछ थ्योरी दी। इन्होंने बोला कि यार कुछ रूल्स हैं। पहला रूल क्या है? पहला रूल इन्होंने ये दिया, द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज डन अकॉर्डिंग टू 2n स्क्वायर। यानी याद रखना, याद रखना, हम जब भी एक एटम को कर रहे हैं ना, तो हम हर जितनी भी अपनी शेल है ना, शेल एक शेल दूसरी तीसरी, उन सबकी ना मैक्सिमम नंबर है, यानी एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो डिसाइड होता है इस फॉर्मूले से, 2n स्क्वायर। n क्या है? n है कौन सी शेल है। जैसे जो आपकी के शेल है वो पहली शेल होती है, के शेल जो होता है ना बेटा वो पहली होती है, तो उसमें तो n की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, जो l होता है उसमें n की वैल्यू 2 होती है। क्यों? क्योंकि वो दूसरी शेल होती है ना, इस प्रकार से। फिर उसके बाद m होगी, उसके अंदर 3 होगी, फिर n होगी, उसके अंदर 4 होगी। तो उन्होंने एक फॉर्मूला दे दिया 2n स्क्वायर। इससे तुम ये बता पाओगे एक शेल के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अगर हम कैलकुलेट करें, पहले बात करते हैं के शेल की। 2n स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, n की वैल्यू 1 पुट करी, कितने आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन। यानी के शेल में बस 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्स, उससे ज्यादा नहीं आ सकते। हमने ऐसे एल की चेक करी, एल की चेक करी तो आया 8 इलेक्ट्रॉन। 2n स्क्वायर लगा लो ना भाई,
इतनी मैथ तो आती है, इतने तो पढ़े लिखे हो, बहुत बढ़िया है ना। उसके बाद 2n² लगा लो 3 के लिए, फिर लगा लो 4 के लिए, तो आएगा 18 इलेक्ट्रॉन और फिर आएगा 32 इलेक्ट्रॉन। यानी जो आपकी के शेल है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद 8, फिर 18, फिर 32। बहुत बढ़िया है ना। तो ये है आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी, इससे ऊपर इलेक्ट्रॉन एक शेल के अंदर नहीं जा सकते। इतना हम समझ गए। ये तो था पहला रूल समझ गए, इतने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। अब एक और रूल है बेटा, अगला रूल क्या कहता है, ध्यान से समझना। अगला रूल ये कहता है आउटर मोस्ट शेल कांट होल्ड मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। देखो दूसरा रूल ये बनाया उन्होंने कि जो भी आउटर मोस्ट शेल होगी ना, चाहे वो एम शेल क्यों ना हो। अभी मैंने आपको क्या बताया, ध्यान से सुनना। के शेल 2 इलेक्ट्रॉन है ना, एल शेल 8 इलेक्ट्रॉन है ना, एम शेल कितना आया था अपना, एम शेल 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन है ना। तो एम शेल क्या 18 इलेक्ट्रॉन। अब ये बोल रहे हैं कि जो आउटर मोस्ट शेल होगी ना, वो कोई भी शेल हो, बट मैक्सिमम कैपेसिटी उसकी 8 रहने वाली है, 8 से ज्यादा नहीं ले सकती। मान लो आउटर मोस्ट शेल है एम, एम की कैपेसिटी 18 है, बट क्योंकि ये आउटर मोस्ट है तो इसमें हम 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा फिल ही नहीं कर सकते। और ऐसा क्यों है भैया, ये क्या नया कोई भी रूल बना लोगे, इसके पीछे का रीजन ये है बेटा, हर किसी को स्टेबिलिटी चाहिए, हर एक एलिमेंट को स्टेबिलिटी चाहिए। स्टेबिलिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो आउटर मोस्ट शेल हो ना, उसके अंदर मैक्स 8 इलेक्ट्रॉन हो, 8 से ऊपर नहीं होने चाहिए। और इसी वजह से ये रूल बनाया गया। तो याद रखना है रूल क्यों बनाया गया, ये इसलिए बनाया गया कि हमें स्टेबल रहे, जो अपना एलिमेंट है ना, जो अपना एटम है, वो पूरी तरीके से स्टेबल रहे। अगर ये रूल नहीं होता तो आपका जो एटम है वो स्टेबल नहीं रह पाता। ठीक है, अभी मैं आपको इसको प्रूव करूंगा, सारी चीजें करूंगा, क्वेश्चन करूंगा, टेंशन मत लो, अभी बस आप थ्योरी पढ़ते चलो। अगली थ्योरी क्या है, अगली थ्योरी आपकी ये बोलती है, थर्ड रूल ये बोलता है कि हमें सबसे पहले छोटी शेल को भरना है, उसके बाद ही हम दूसरी शेल पे बढ़ सकते हैं। यानी ऐसे नहीं कर सकते कि भैया मेरा मन करा है ना, मेरा मन करा, मैं क्या करूंगा ना, पहले के शेल को भर दूंगा, फिर भैया मैं एल शेल को भरूंगा ही नहीं, एल में बस मैं भैया क्या करूंगा, 4 इलेक्ट्रॉन डाल दूंगा और फिर मैं एम की तरफ बढ़ जाऊंगा। ऐसे नहीं कर सकते, मुझे पहले के पूरी भरनी पड़ेगी, फिर मुझे एल पूरी भरनी पड़ेगी, फिर मुझे एम भरनी पड़ेगी, उसके बाद मैं अगले पे जा पाऊंगा। ऐसे नहीं हो जाएगा कि तुम सोच रहे हो कि के को छोड़ दिया डायरेक्ट एल से स्टार्ट कर लिया, नहीं। और यही अपना रूल नंबर 3 है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा उसको पहले फिल करो, फिर सेकंड, फिर थर्ड। ये तो 3 रूल है। पहला है 2n², मैक्सिमम कैपेसिटी पता चल गई, दूसरा आउटर मोस्ट शेल पे 8 हो सकते हैं, और तीसरा तुम्हें पता चल गया कि एक ऑर्डर वाइज हमें अपने इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं जिनकी मदद से हमें बहुत सारे सवाल हमारे क्लियर हो पाएंगे। एक एलिमेंट ले लेते हैं बेटा, सबसे पहले एक एलिमेंट लेते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा, 13 है ना। अब इसका एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, अरे यही जो हम कर रहे हैं, यही होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट शेल। और देखो क्या होता है ना, कभी कभार हम ऐसे ऐसे शब्द यूज कर लेते हैं ना कि बच्चों को लगता है कि यार बहुत टफ है, बहुत ऐसा मुश्किल है, बट मैं रियलिटी बताऊं तुमको, बहुत सिंपल है। ये चैप्टर 1 ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट है। बात क्या है ना, तुम बस टर्म्स पे फोकस मत करो, तुम कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। क्योंकि क्या होता है जब तुम इसको एनसीईआरटी से पढ़ोगे ना, इस चैप्टर को, इतना रद्दी चैप्टर है ना एनसीईआरटी में, तुम देखोगे पता नहीं कितना मुश्किल मुश्किल टफ टफ चीजें तुम देख के घबरा के तुम बंद करके रख दोगे। बट जब तुम यहां से देखोगे है ना, कॉन्सेप्ट पकड़ोगे तो तुम्हारे लिए आसान है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ नहीं होता, यही जो हम करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट शेल, वह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, तो इसका लिखो 13 है। क्या करूं, सबसे पहले आती है मेरी के शेल। आज बहुत क्वेश्चन कराऊंगा बेटा, फोकस से कर लो। के शेल में मैं क्या करता हूं, के शेल को मैं बोलता हूं 2 इलेक्ट्रॉन तो तू रख ले। ठीक है, अब कितने बचे, अब बचे मेरे 11। अब बचे मेरे 11। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, एल शेल को भर लूंगा। तो एल शेल को मैं बोलूंगा यार एल शेल तू रख ले 8। अब कितने बचे, अब बचे आपके 3। 3 बच गए, 8 + 2 10 हो गए, 3 बच गए। 3 मैं कहां पर डाल दूंगा, 3 में डाल दूंगा अपनी, बस 2 8 3। यही इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो कि है 2 8 3। यहां पर आपको लिखा हुआ दिख भी जाएगा, यही इसका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। डन, इस प्रकार से करना होता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें कि आपका आ जाता है क्या, जिसमें से आपका आ जाता है कैल्शियम 20। अब एक बार कैल्शियम 20 का एक बार बेटा बना के देखो, है ना। कैल्शियम का क्या है, एटॉमिक नंबर है 20। अब एक बार इसका करो फटाफट। के शेल पहले बना लो, यहां पर के शेल बना लो, एल शेल बना लो, एम बना लो। ठीक है, पहले मैं क्या करता हूं, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर दे देता हूं। कितने बचे, 18 बच गए भैया। अब मैं 8 यहां पर दे देता हूं। अब कितने बचे, बोलो यार, अब 10 इलेक्ट्रॉन बच गए। क्या मैं 10 के 10 एम में दे दूं, क्या कहते हो, 10 के 10 दे दूं एम में, बताओ। दे देता हूं यार, क्या दिक्कत है, कर दूं। अरे मूर्ख बालक, तेरे को मैं
कैमरे में घुस के मारता हूं मैं? क्या कह रहा हूं? कैमरे में घुस के? ऐसी गलती मत करना। अभी 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 बताया तेरे को, अभी बताया। क्या बताया? कि जो आउटर मोस्ट शेल है ना, आउटर मोस्ट शेल में कभी भी हम 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकते यार। तो कैसे तू बोल रहा है 10 कर देंगे, है ना? तो यहां पर हम क्या करेंगे, मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है आउटर मोस्ट शेल की? 8। भैया पर 2 बज गए, उनका क्या? उनको क्या पॉकेट में लेके घूमूंगा? मैंने कहा नहीं, एक और शेल बना ले, एन शेल बना ले, यहां पर 2 दे दे बस। तो क्या हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 2882। ये आपका हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बता, इतना सिंपल बताया है। चल एक और ले लेते हैं, कोई और लिया जाए, है ना? अपन ले लेते हैं अब अपन ले लेते हैं क्लोरीन ले लेते हैं, है ना? 17। क्लोरीन ले लेते हैं 17। अब कर दो इसका। सबसे पहले क्या करोगे? 2 लगा दो, है ना? यहां पर 8 कर दो। कितने बच गए? 7 इलेक्ट्रॉन बच गए। 7 तो कर सकता हूं, 8 से ऊपर नहीं कर सकता ना, 7 तो कर सकता हूं, तो बस 7 लगाए, हो गया 287 क्लोरीन का। बताओ, इतना सिंपल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर भी बच्चे पता नहीं क्यों डरते रहते हैं, उनको लगता है पता नहीं कितना टफ है। इतना तो सिंपल है यार, मेरे को समझ ही नहीं आ पता तुम इतना डरते क्यों। ठीक है, सारे एलिमेंट के देखो टॉप 20 तक तुम्हें सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आने चाहिए। तो एक एक करके बनाते हैं, आ जाओ चलें शुरू करें। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके किसके साथ? स्टार्ट करते हैं आपके हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 1, यानी उसमें जो प्रोटॉन होंगे बेटा कितने होंगे? 1, है ना? अगर कोई भी चार्ज नहीं है तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, तो यानी इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 1 होंगे। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यानी एक ही शेल में पहले भी 1 ही आ पाएगा, बस इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 लिख दो, खत्म। अब बात करते हैं हीलियम की। हीलियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2। अब के शेल को पूरा भर दो। के शेल में कितने आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं ना बेटा, के 2 ही भर सकता है, के की कैपेसिटी नहीं है 2 से ज्यादा, कैसे कर लोगे, है ना? तो के में बस 2 आ जाएगा, बात खत्म। उसके बाद हम बात करते हैं लिथियम की। लिथियम का है 3 नंबर। क्या करेंगे? 2 तो हम डाल देंगे के अंदर बेटा, 2 डाल देंगे के अंदर और 1 डाल देंगे एल के अंदर, है ना? अब ऐसे ही आप आगे बढ़ते चलो, कुछ इंपॉर्टेंट वालों की मैं डिस्कस कर लेता हूं। जैसे कि फ्लोरीन जो है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फ्लोरीन देखो, फ्लोरीन का क्या होता है, कितने, इसका एटॉमिक नंबर क्या है याद है यार? वो यार फिर भूल रहे हो तुम, ऐसे मत करो यार, मैंने आपको बताया याद करने का, निमोनिक भी बता दिया है, याद रखना। इसका क्या रहता है? इसका रहता है अपना 9। अब देखना बेटा, 9 इसका एटॉमिक नंबर है, यानी इलेक्ट्रॉन भी 9 होंगे। 2 तो हम पहले लगा देंगे और 7 कहां पर आ जाएगा? आपकी अगली शेल में आ जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 2 7। बहुत बढ़िया। अब आ जाता है बड़ा इंपॉर्टेंट, जो कि है नियॉन। नियॉन में क्या है? नियॉन का 10 होता है नंबर, 10 होता है। 2 तो आ जाएंगे के शेल में, एल में कितने आएंगे? एल में आ जाएंगे 8, है ना? तो 2 और 8, 2 और 8, ठीक है बस। तो इस प्रकार से आप ऐसे 20 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे के सारे करा दिए, तो आई डोंट थिंक कि अब मुझे और इनके बाद सॉल्व कराने की जरूरत है ना? तो ये आपके ऐसे सारे के सारे क्वेश्चन है, इनको आप सॉल्व करिएगा, एक एक बार ट्राई कर लीजिएगा। अभी हम और कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, हम उससे और समझ पाएंगे। बट उससे पहले हम समझते हैं कि एटम अब कंबाइन क्यों करते हैं। एक नया टॉपिक आ रहा है बेटा, ध्यान समझना। मेरे पास एक टॉपिक आ रहा है जो कि ये है कि एटम जो है बेटा वो कंबाइन क्यों करते हैं। आपने देखा होगा ना पिछले चैप्टर में एटम मॉलिक्यूल के अंदर एटम जो है वो कंबाइन कर रहे हैं, इसके बारे में हम डिस्कस भी करा था कि वैलेंसी एक नाम की चीज होती है। मैंने आपको बोला था अगले चैप्टर में बताऊंगा, तो आज बता रहा हूं तुमको, सुन लो। एटम क्यों कंबाइन करते हैं? क्योंकि एटम को होना है बेटा स्टेबल। एक रूल होता है जिसको अपन बोलते हैं ऑक्टेट रूल। अब कंफ्यूज मत होना वरना बहुत मारूंगा तुमको, बस सुनते चलो, है ना? ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल क्या बोलता है कि हर एक एटम को अपने ऑक्टेट को पूरा करना है। ऑक्टेट या तो डुप्लेट को, यानी अगर कोई भी एलिमेंट है ना, कोई भी एटम है, उसको क्या करना है? अपनी आउटर मोस्ट शेल पे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, है ना? इसलिए वो कंबाइन करता है, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं उसको स्टेबिलिटी मिल जाएगी, खुश हो जाएगा वो, है ना? खुश हो जाएगा। तो यानी हर एक एलिमेंट को, हर एक एटम को क्या करना है? अपने ऑक्टेट या फिर अपने ड्यूप्लेट। ड्यूप्लेट कैसे? जैसे हीलियम है, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और वो 2 इलेक्ट्रॉन उसके के शेल में भर चुके हैं, तो वो क्या है? वो एक प्रकार का स्टेबल है। क्योंकि देखो हीलियम के पास क्या है बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन, और के शेल की कैपेसिटी क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन, तो बस स्टेबल है वो तो, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल पे क्या है? आउटर मोस्ट शेल पे 2 इलेक्ट्रॉन है। तो एटम्स इसलिए कंबाइन करते हैं क्योंकि उन्हें स्टेबल होना है। स्टेबल होने के लिए उन्हें क्या करना है? या तो वो अपना ऑक्टेट बना दें, आउटर मोस्ट शेल पे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करें, या तो वो अपने के शेल पे 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करें। इस वजह से आपके क्या करते हैं? एटम जो है कंबाइन करते हैं। लिखा भी हुआ है एटम कंबाइन टू अटेन नोबल और इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस या जो आपकी जो इनर्ट गैसेस होती हैं वो क्या होती हैं? उनका जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी उनको क्या करना है? अपने ऑक्टेट को पूरा करना है, बस ऑक्टेट को पूरा करना है, इसलिए वो कंबाइन करते हैं। यही रीजन है ना? जैसे कि कंबाइन कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ रीजन है, रीजन ये रहा, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं वैलेंसी क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट।
वैलेंसी ध्यान से सुनना, बट 1 मिनट पानी पियाऊं, है ना। चलो हाँ भाई, वैलेंसी की बात करें, है ना। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे अभी एग्जाम से एक रात पहले देख रहे हैं, उन्हें कहा भैया जल्दी जल्दी करा दो, जल्दी जल्दी करा दो यार, है यार करा दो यार, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो यार, कल पेपर है। तो मूर्ख बालक, एक रात पहले आया क्यों तू, है पहले नहीं पढ़ सकता था। बट कोई बात नहीं। देखो वैलेंसी क्या है बेसिकली, जो आपके आउटर मोस्ट शेल पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, उनको अपन बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल पे जितने भी इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि हाइड्रोजन केस पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी वैलेंसी क्या हो गई, 1 हो गई, है ना। सिमिलरली जितने भी आपके आउटर मोस्ट शेल पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अब ये वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी इज बेसिकली कंबाइनिंग कैपेसिटी। यानी देखो एक एग्जांपल अपन ले लेते हैं। एग्जांपल किसका लिया जाए, कुछ बढ़िया से एलिमेंट का बताओ। क्लोरीन का ले, क्लोरीन का, ठीक है क्लोरीन का ले लेते हैं अपन। 17 क्लोरीन का क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17 है। तो पहले तो 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे के शेल में, है ना। एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। कितने बच गए बेटा, 7 बच गए, 7 यहां पर आ गए, ठीक है। अब देखो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल पे 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, बोलो बोलो बोलो, 7 होंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। अब क्लोरीन को अगर स्टेबल होना है तो क्या करेगा, उसके पास 2 ऑप्शन है। या तो वो क्या करे, एक इलेक्ट्रॉन कहीं से उधार मांग ले, वो बोले कहीं पे जाके कि यार मुझे तो एक इलेक्ट्रॉन प्लीज दे दो, है ना। या तो वो एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो 8 हो जाएंगे। या तो वो क्या करे, अपने 7 के 7 इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक दे। 2 ऑप्शन है, कौन सा करेगा वो। ऑब्वियस सी बात है, 7 इलेक्ट्रॉन कैसे फेंकेगा भाई, वो एक इलेक्ट्रॉन कहीं से उधार ले लेगा, है ना। यानी वो एक इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, वही उसकी वैलेंसी है। यानी क्लोरीन की वैलेंसी होगी बेटा 1। यानी वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है कि कितने इलेक्ट्रॉन तुम्हें लेने हैं या फिर कितने इलेक्ट्रॉन तुम्हें देने हैं, वही होता है आपका क्या, बोलो वैलेंसी। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में कंफ्यूज मत होना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, आउटर मोस्ट शेल पे जितने इलेक्ट्रॉन है, और वैलेंसी क्या है, जितने इलेक्ट्रॉन तुम्हें लेने हैं या तो तुम्हें देने हैं। बस सिंपल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं आप, एग्जांपल अपन लेते हैं ऑक्सीजन का, है ना। एक अपन एग्जांपल ले लेते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का एग्जांपल लेते हैं, लिखो 2 तो जाएगा आपका के शेल में, और आपके एल शेल में कितना जाएगा, बोलो यार, आपका आ जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन, है ना। 6 यहां पर आ गया। अब इसके पास भी 2 ऑप्शन है, या तो ये 6 निकाल दे, या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले ले। क्या करेगा ये बोलेगा यार मुझे तो 2 इलेक्ट्रॉन दे दो। यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो वही तो उसकी वैलेंसी हो गई। अब मुझे बता ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 6, और वैलेंसी कितनी, 2। सिंपल सिंपल, आ गया समझ में, आया, मजा आ रहा है, एकदम आनंद आ रहा है, फील आ रही है, बहुत बढ़िया यार। इतना तो सिंपल है, इसमें तुम डरते रहते हो, है ना। लिथियम की बात करते हैं, लिथियम की बात करते हैं जिसका एटॉमिक नंबर है आपका 3, है ना। उसकी बात कर लेते हैं। तो उसमें आप देखोगे तो क्या होगा, बोलो भाई इसमें क्या होगा। इसमें जब आप देखोगे तो अगर हम 3 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो इसमें 2 तो आपके चले जाएंगे के अंदर, और 1 आपका जाएगा एल के अंदर। अब इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये 7 ले ले, या तो ये 1 बाहर निकाल दे। क्या करेगा ये, 1 इलेक्ट्रॉन को दान कर देगा। अच्छा आदमी है, दान कर देगा, है ना। तो यानी इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1। जितने इलेक्ट्रॉन लोगे या जितने इलेक्ट्रॉन दोगे वही आपकी वैलेंसी है। कंफ्यूज नहीं होंगे, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी के अंदर क्या डिफरेंस है। आई होप समझ गए होंगे। न्यूमेरिकल 101% यहां से आपका आने वाला है, गारंटी से बोलता हूं। वैलेंसी क्या हो गई, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। बहुत बढ़िया बेटा, यहां तक आपको एकदम समझ आ गया होगा। अगला टॉपिक क्या है, वैलेंस सेल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, है ना। वैलेंसी की डेफिनेशन भी बता चुका हूं, है ना। यहां पर ना कुछ वो होती हैं, एक्सेप्शंस होते हैं। एक्सेप्शंस क्या होते हैं, जैसे कि आपके हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। क्योंकि ये जो होते हैं ना, ये थोड़े एक्सेप्शन है। मैं आपको बताता हूं क्यों। एक ट्रिक बताता हूं आपको, वैलेंसी निकालने की एक बड़ी मस्त ट्रिक है ना। अपनी अपनी एक सीक्रेट ट्रिक है, देखना बेटा क्या ट्रिक है। ट्रिक ये बोलती है अगर कोई भी एलिमेंट है, उसके आउटर मोस्ट शेल पे 1 2 3 4 आउटर मोस्ट शेल पे 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यही उसकी वैलेंसी होगी। डायरेक्टली लिख देना। यानी अगर उसका आउटर मोस्ट शेल पे 1 2 या फिर 3 या फिर 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो यही उसकी वैलेंसी होगी। और अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल पे 5 6 7 8 है, तो उसकी वैलेंसी पता है क्या होगी, उसकी वैलेंसी होगी 8 माइनस जो भी उसके आउटर मोस्ट शेल पे इलेक्ट्रॉन है। यानी अगर उसके आउटर मोस्ट शेल पे 5 इलेक्ट्रॉन है तो पता है क्या होगी उसकी वैलेंसी, 8 - 5 जो कि है 3। अगर 6
8 माइनस 6 यानी 2, अगर 7 है 8 माइनस 7 यानी 1, और अगर 8 ही है 8 माइनस 8 यानी 0, वैलेंसी विल बी 0। उसी प्रकार से यहां पर तो डायरेक्टली वैलेंसी है, अगर 1 2 3 4 दिख जाए ना तो बोल देना यही वैलेंसी है ना। बट अगर आउटरमोस्ट शेल पे 5 6 7 8 दिखे तो 8 में से बस सब्ट्रैक्ट कर लेना, वो वैलेंसी है। दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, कितने इलेक्ट्रॉन जाने कितने इलेक्ट्रॉन आने, मत लगाओ दिमाग, बस ये फॉर्मूला लगाओ, काम खत्म। आ गया समझ? डन है, इतना क्लियर है, बहुत बढ़िया। देख रहे हो कितनी सिंपल सिंपल चीजें हैं, है ना। अब यहां पर कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि हीलियम जो है ना बेटा, ये बहुत बड़ा एक्सेप्शन है ना। हीलियम कैसे एक्सेप्शन है? हीलियम जो होता है ना बेटा, हीलियम का क्या है, एटॉमिक नंबर है 2। अब आपने अगर हीलियम को ध्यान से देखा हो तो के शेल पे 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए थे और उसने 2 के 2 फिल कर रखे हैं, है ना। अगर हम इस रूल को लगाएं तो हम तो बोलेंगे कि भाई इसकी वैलेंसी 2 है, बट हीलियम की वैलेंसी 2 नहीं होती। क्यों? क्योंकि के शेल के अंदर हीलियम क्या है, हीलियम के पास देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, वो किसके अंदर है, के शेल के अंदर। के के अंदर मैक्सिमम कैपेसिटी भी 2 है, यानी वो खुश है, वो स्टेबल है, तो उसकी वैलेंसी होगी बेटा 0। तो हीलियम इज अ एक्सेप्शन, याद रखना। हीलियम की वैलेंसी 0 होती है क्योंकि वो के शेल के अंदर होता है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 उसके पास है, वो खुश है, उसको कुछ नहीं चाहिए, वो जीवन में खुश है, वो मस्त मजे कर रहा है ना। तो हीलियम एक एक्सेप्शन है, याद रखना, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, है ना। ये यहां तक डन है, चलिए भैया बहुत बढ़िया, ये आपको समझ आ गया है। कुछ सवाल करे जाएं ताकि जिसकी मदद से आपको और समझ आएगा। यहां पर कुछ क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, जिसकी हम बात करते हैं, किसकी, बोरोन की बात करते हैं। बोरोन के आउटर मोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं जिनको नहीं दिखाई दे रहा। ये देखो 1 2 3, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। कार्बन में 1 2 3 4 कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। नाइट्रोजन पे 1 2 3 4 5, 5 है, 5 में वैलेंसी क्या होगी, 8 माइनस 5, यानी इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी बेटा, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3। सिमिलरली ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2, 8 माइनस 6। फ्लोरीन इसमें 7, तो 8 माइनस 7 यानी 1, बहुत बढ़िया। इस प्रकार से किसी भी है आपकी जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी आइटम्स हैं, आप आराम से वैलेंसी फाइंड आउट कर सकते हो। ट्रिक भी बता दिया, कॉन्सेप्ट भी बता दिया, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए कुछ सवाल प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपको और क्लियरिटी मिलेगी। सवाल नंबर 1, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लोरीन एटम, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन एल शेल। अभी इतनी बार क्लोरीन का बना दिया, अब तो याद भी हो गया है मुझे। 2 8 7 है ना। आउटर मोस्ट शेल पे कितने हैं, 7, वैलेंसी कितनी है, 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7, बहुत बढ़िया है। ये तो रट गया है, इतनी बार एग्जांपल ले लिया। चलो अगला, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज सोडियम आयन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टार मार्क करो और फोकस लगाओ। अरे ओ व्हाट्सएप बंद कर दे, फोकस लगा ले, ठीक है। हाँ तुमको मतलब यार तुम इतना, तुम्हारा फोकस पेन कम कैसे हो गया इतना, है ना। तो थोड़ा सा सीरियस आ जाओ। देखो क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ ऑफ पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन। सोडियम आयन, सोडियम का एटॉमिक नंबर तो भैया हमें याद है, जो कि होता है कितना, जो कि होता है 11, ये तो हमें याद है ना। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, है ना। और आपने भैया बोला था जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, बट मैंने ये भी तो बोला था जब कोई भी चार्ज नहीं होगा तब ये कंडीशन लगेगी। बट यहां पर देखो क्या लिखा है, यहां पर लिखा है पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन Na+, यानी पॉजिटिव चार्ज पता है कब आता है, किसी भी बॉडी में पॉजिटिव चार्ज तब आएगा जब वो अपने एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा, क्योंकि यहां पर Na+ है ना, यानी उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, कुर्बान कर दिया है। तो यानी अब उसके पास बेटा 11 इलेक्ट्रॉन नहीं है, अब उसके पास है 10 इलेक्ट्रॉन। हाँ यही था इस क्वेश्चन के अंदर, 11 नहीं है 10 है। तो अब आप बस को, आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, क्या लिखोगे, 2,8, बस खत्म, डन डन। क्योंकि अब इसके पास क्या है, इसके पास है आपके 10 इलेक्ट्रॉन, तो 2,8 बस हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलरली ऐसे बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका कैल्शियम के ऊपर पूछ लेते हैं ना, कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 20, बट क्वेश्चन आता है Ca2+, इसका क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन। अब 2+ यानी 2 इलेक्ट्रॉन दे चुका है। पहले जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे बेटा वो थे 20, बट अब जो रह जाएंगे वो रह जाएंगे 18। बहुत बढ़िया, तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 288, ये आ गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बस ये होता है आपके जो पॉजिटिव वाले क्वेश्चंस आते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव वाले, है ना। जब भी आपके किसी एलिमेंट के पास नेगेटिव चार्ज है यानी उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, और जब पॉजिटिव है तो उसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है। अब बढ़ जाते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ जो कि है मास नंबर। देखो एक चीज समझो, यहां तक डन हो गया, यहां तक डन हो गया। अब हम एक अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, एटॉमिक नंबर भी हमें समझ आ गया, अब हम मास नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो
कोई भी आपका जो एटम होता है ना, उसको पता है रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखते हैं। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। मैं बोला ना एक्स जिंदगी से कभी नहीं जाता है ना, तो इसको अपन रिप्रेजेंट किसकी मदद से करते हैं, एक्स की मदद से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पर जो आपका एटॉमिक नंबर होता है ना, उसको अपन लिखते हैं नीचे जेड, ऐसे जेड। और एक और नई चीज होती है एटॉमिक मास, जिसको मास नंबर भी बोलते हैं, उसको अपन ए से रिप्रेजेंट करते हैं। भैया ऐसे क्यों लिख रहे हैं, ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि तुम्हें पता है ना अल्फाबेट कहां से चलते हैं, ए टू जेड, है ना। तो ऐसे तुम याद कर लो कि ऊपर आएगा ए, नीचे आएगा जेड। ए का मतलब है एटॉमिक मास, और जेड का मतलब है क्या बेटा, जेड का मतलब है आपका एटॉमिक नंबर, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या बोला मैंने, जेड का मतलब है एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन। हाँ ये तो हमें पता है, ये तो हमें याद है, बट ये एटॉमिक मास क्या है, ये क्या नया आ गया यार भैया, है नई नई चीजें ले आते हो। मैंने कहा रुको जरा सबर करो, बता तो रहा हूं। देखो एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास बड़ी सिंपल सी चीज है यार, बस कुछ नहीं होता। तू अपने नंबर ऑफ प्रोटॉन को अगर तू जोड़ देगा ना नंबर ऑफ किससे, न्यूट्रॉन से, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कर दे, वो तेरा क्या बन जाएगा, वो तेरा एटॉमिक मास बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन के साथ भेदभाव, जस्टिस फॉर इलेक्ट्रॉन, मैंने कहा जस्टिस मत कर, शुरू में बताया था इलेक्ट्रॉन तेरा जो होता है वो कैसा होता है, मास उसका नेग्लिजिबल होता है। हाँ इस वजह से जो मास हम कैलकुलेट करते हैं बस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को प्लस कर देते हैं, वही हमारा क्या बन जाता है, मास नंबर बन जाता है, यानी एटॉमिक मास बन जाता है। ठीक है, तो याद रखना बेटा Z क्या है, Z है आपका, याद है ना, नंबर एटॉमिक नंबर है। ये क्या है आपका, मास नंबर है। क्या है, मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। चलिए बात करते हैं हम, द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज कॉल्ड मास नंबर। ठीक है, मास नंबर बोलते हैं, ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पर ना बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे एक सवाल पूछा जाता है, कैल्शियम का एग्जांपल लेते हैं। कैल्शियम को ऐसा लिखा जाता है इस प्रकार से, तो आपसे पता है क्या पूछा जाएगा, ये बताओ इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, कैसे बताओगे। तुम्हें पता है ये जो नीचे वाली चीज है ना, ये तो डायरेक्टली आपकी क्या होगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन तो है आपके 20, और ये क्या है 40, 40 है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यानी अगर मुझे यहां से न्यूट्रॉन का नंबर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, यानी 40 माइनस 20 कर दूंगा, तो जो मेरा बचेगा वही होगा मेरा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। वाह, ये तो बड़ा सिंपल है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकाला, बस माइनस कर दो इसको, बस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ लियो तो, अरे यार जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने ही तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, बार बार बताया ना। हाँ बहुत सही, बहुत सही बेटा, यहां तक की कहानी सबको समझ आ गई। अच्छा एक चीज और याद रखना, ये जो मास नंबर होता है इसको अपन एक और चीज बोलते हैं, जो कि होता है आपका न्यूक्लियन नंबर। कभी कभार टीचर पेपर को टफ बनाने के लिए क्या करते हैं ना, बोलते हैं कैलकुलेट द न्यूक्लियन नंबर, और तुम बोलते हो न्यूक्लियन नंबर, तो भैया ये तो पढ़ाया नहीं हमको, गद्दारी कर दी, गद्दारी नहीं करी। न्यूक्लियन नंबर वही होता है, ये आपका क्या है, मास नंबर जो है वही आपका न्यूक्लियन नंबर होता है। चलिए अब आगे बढ़ा जाए, जैसे कि आप मैग्नीशियम की बात करो, मैग्नीशियम का क्या है 1224, यानी 12 प्रोटॉन है, और न्यूट्रॉन कितने हुए, 24 में से 12 माइनस करना, 24 माइनस 12 कितना होता है, 12 ही होता है, तो 12 ही क्या है, न्यूट्रॉन है। चलिए यार भैया ये तो बड़ी सिंपल है। कुछ सवाल देख लेते हैं, सवाल क्या है, राइट दी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट एक्स विच कंटेन 15 इलेक्ट्रॉन एंड 16 न्यूट्रॉन। अब यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन दिया है, स्मार्ट गेम, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, किस कंडीशन में, जब कोई भी चार्ज नहीं है, तो यहां पर चार्ज के बारे में कोई जिक्र ही नहीं करा है, तो इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन होंगे। तो मुझे पता चल गया प्रोटॉन मेरे कितने हैं, 15 ही हैं, है ना। तो मैं लिख लेता हूं कि मेरा जो एलिमेंट है एक्स, उसका जो नीचे वाली साइड होगी यानी जो जेड होगा, जेड कितना होगा 15, तो लिख लेता हूं यहां पर 15 लिख दिया। अब न्यूट्रॉन हमें गिवन है 16, ऊपर क्या आता है, मास नंबर, मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी मुझे क्या करना था, 16 और 15 को जोड़ना था, 16 प्लस 15 कितना होता है, 16 प्लस 15 होता है 31, तो बस आपको यहां पर 31 लगाना था, और ये आपका एलिमेंट बन गया, है ना। ऊपर क्या आता है, मास नंबर, नीचे क्या आता है, एटॉमिक नंबर। बहुत बढ़िया, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड वैलेंसी ऑफ एटम एक्स वाई जेड। क्या बात है, इतनी सारी चीजें पूछ ली। देखो भाई पहले एक्स की बात करते हैं ना, एक्स से वैसे भी अपना बहुत लगाव है, देखते हैं। अब देखते हैं इसके अंदर 5 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, तो एटॉमिक नंबर तो ऑब्वियस सी बात है कितना होगा, एटॉमिक नंबर होगा इसका 5, और मास नंबर कितना होगा 6 प्लस 5 यानी 11, है ना। तो ये हो गया, ये हो गया। अब वैलेंसी भी पूछी, वैलेंसी कैसे निकालोगे, आउटर मोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, 1 2 3, मैंने बोला था 1 2 3 4, इन चारों के अंदर सेम वैलेंसी होगी जितने आउटर मोस्ट शेल पे, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी
3 हो जाएगी। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इसकी बात करो, इसको देखो गौर से, इसका क्या आएगा, इसका आपका एटॉमिक नंबर आएगा, साफ आपको दिख भी रहा है, एटॉमिक नंबर होगा आपका 8 और जो आपका मास नंबर होगा वो होगा 18। बहुत सही। अब इसकी वैलेंसी कितनी है, 1 2 3 4 5 6, कितनी होगी वैलेंसी, 8 - 6 यानी 2। बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं Z की। Z का देखो एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर होगा इसका 15 और मास नंबर कितना होगा 16 + 15, एक बार कर दो फटाफट से, वो हो जाएगा आपका 31। अब वैलेंसी देखो 1 2 3 4 5, तो यहां पर आप देख सकते हो 5 है इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल पे, तो क्या करूंगा 8 - 5 यानी 3, वैलेंसी हो गई 3। बस देख लो, इतनी सिंपल रूल, इतनी सिंपल ट्रिक्स मैं तुम्हारे लिए इतना सिंपल बना देता हूं ना। और पता है क्या है, इसके लिए ना रात रात बैठ के मेरे को ना बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, ऐसी ऐसी ट्रिक खोजनी पड़ती है ना जो तुम्हारे काम आ पाए। बहुत बच्चों से बात करने के बाद पता चल पाती है, तो सच बता रहा हूं इनमें बहुत एफर्ट लगता है, वेरी ऑनेस्टली इसमें बहुत एफर्ट लगता है ना। और मुझे बस मजा आता है, तुम लोग जब पढ़ते हो ना, कमेंट करते हो ना, भैया यार मजा आ गया, वो जो फील है ना मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ऐसा हुआ है बीमार हूं तब भी शूट करा है, क्यों, क्योंकि मजा आता है यार, मुझे पता नहीं क्यों मजा आता है। तुम्हारे लिए तुम्हारे जो कमेंट्स होते हैं ना वो बहुत मैटर करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हीलियम एटम हैज एन एटॉमिक नंबर 4u एंड 2 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स डू इट हैव। अरे भाई प्रोटॉन का नंबर हमें गिवन है कितना, प्रोटॉन है 2, हमें नंबर गिवन है प्रोटॉन का 2 और हमें मास नंबर भी गिवन है, प्रोटॉन भी गिवन है, तो न्यूक्लियस निकाल दो, कितने न्यूट्रॉन होंगे, अरे 4 - 2, तो ये आपके 2 न्यूट्रॉन है, बस डन। इस प्रकार के बहुत सारे सवाल आपके पेपर के अंदर आ रहे होते हैं, ठीक है। आइसोटोप और आइसोबार पे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, atomic number and mass number present in the nucleus of the element X which is represented as this। कुछ नहीं करना, आपको बताना है एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है। कैसे बताओगे भाई, देखो यार ये तो बड़ा सिंपल है, ये तो तुम खुद भी कर सकते हो। देखो देखो क्या लग रहा है, बोल, अरे यार बोल नहीं रहा, फिर एटॉमिक नंबर मास नंबर दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ रहा है 31 - 15, अरे बोल दो यार 31 - कितना 16। तुम्हारा ओ साइंस का टीचर है तो मैथ कमजोर समझे क्या, है कमजोर समझे क्या बेटा। जब तुम छोटे से थे ना तब मैंने IIT जेईई का पेपर निकाला था, जब तुम नन्हे मुन्ने से थे, समझ रहे हो बात को। चलो ठीक है, 31 - 15 क्या आ गया 16, तो वो हो गया आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब बढ़ जाता है इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक की तरफ जो कि है आइसोटोप, बट एक घूंट पानी का पी लूं उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। हाँ भाई बात कर रहे हैं आइसोटोप की। अब देखना आइसोटोप क्या है, देखो ध्यान से समझना। इसकी ना एक निमोनिक है जिससे आप याद कर सकते हो, मैं आपको समझा देता हूं बट फिर आपको ट्रिक भी बताऊंगा। आइसोटोप बेसिकली है एक ऐसे कुछ एलिमेंट्स जिसके अंदर आपका जो एटॉमिक नंबर है ना, एटॉमिक नंबर वो तो सेम रहेगा। एटॉमिक नंबर क्या है जो नीचे लिखा जाता है Z, हाँ वो तो सेम है, बट आपका जो मास नंबर है ना वो बदल जाता है भैया, ये कैसे पॉसिबल है, एलिमेंट सेम रहेगा बट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर भी सेम रहेगा, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन भी सेम रहेंगे, बट उसका जो मास है, मास नंबर है वो बदल जाएगा। भैया वो कैसे बदला, वो इसलिए बदला क्योंकि कुछ कुछ कंडीशन में क्या होता है बेटा, आपका जो न्यूट्रॉन का नंबर होता है ना वो बदल जाता है, वो बदल जाता है। यानी आइसोटोप क्या है, वो एटम इन विच नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफर्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज द सेम। जैसे कि हम कुछ एग्जांपल आपको मैं बताता हूं, उससे आपको और क्लियर होगा। हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी ना बेटा 3 टाइप का होता है, बताऊं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये 3 टाइप के आपके हाइड्रोजन होते हैं और ये तीनों आइसोटोप हैं। आइसोटोप यानी क्या बताया आपका, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। इसको याद करने की ट्रिक समझो, आइसोटोप में टॉप आता है, टॉप, यानी आइसोटोप के अंदर क्या होगा ना, जो टॉप की चीज है ना वो बदल जाएगी। जैसे कि हम एलिमेंट को लिखते थे X, नीचे हम क्या लिखते थे Z, ऊपर हम लिखते थे A, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, ऊपर वाली चीज बदल जाएगी, आइसोटॉप, तो टॉप से टॉप बदल जाएगा, है ना, टॉप बदल जाएगा, ये सेम रहेगा। इस ट्रिक से याद करो तो तुम आइसोटॉप आइसोबार में कंफ्यूज नहीं होगे कभी भी। इसमें क्या बदलेगा, टॉप बदलेगा। जैसे कि हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन बेटा 3 टाइप का होता है, याद भी रखना। ये है आपका क्या, ये है आपका प्रोटियम। तो प्रोटियम में क्या होता है ना बेटा, प्रोटियम का जो फॉर्मूला होता है ना वो पता कैसा होता है, वो होता है ऐसा, इसका नीचे जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है 1 और इसका मास नंबर भी 1 है बेटा, यानी इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, 0 0, है ना, क्योंकि 1 - 1 कितना हो गया, 0 हो गया। अब एक और इसका आइसोटोप होता है जिसका नाम होता है ड्यूटेरियम, वो पता है कैसा दिखता है, वो दिखता है ऐसा, यानी
ये तो सेम है, ये नीचे वाला तो सेम है, बट ऊपर वाला बदल गया, यानी यहां पर एक न्यूट्रॉन आ गया और एक प्रोटॉन मिलके क्या बना दिया, 2 बना दिया। अब इसका एक और वर्जन होता है जिसका नाम है क्या, ट्राइटियम। ट्राइटियम पता है कैसा दिखता है, ट्राइटियम ऐसा दिखता है, यानी इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ गए, 2 आ गए, 2। इसमें 0, इसमें 1, इसमें 3। नाम याद रखना तीनों का, बार बार सवाल पूछा जाता है। 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और आपका क्या, ट्राइटियम। ये तीनों के नाम याद रखना। याद रखना प्रोटियम क्या होता है, 1 1 2 1 3 1, इतना समझ लेना। और ये है आपका आइसोटोप का कॉन्सेप्ट। कैसे याद रखोगे, याद रखोगे आइसोटोप वो हैं जिनका टॉप बदल जाता है, बेस एकदम सेम रहता है, ठीक है। अब यहां पर फ्रैक्शनल एटॉमिक मास में बढ़ने से पहले कुछ मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं आइसोटोप के बारे में। देखना बेटा, जो आइसोटोप होता है ना, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, तुम खुद दिमाग लगाना, तुम खुद दिमाग लगा सकते हो। आइसोटोप में क्या है, आपके एटॉमिक नंबर सेम है, यानी मतलब मैं लिख कैसे रहा हूं खुद बताओ। उसमें क्या है, उसमें आपकी ये जो Z वाली चीज है ये सेम है, यानी उसका क्या रहेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहेंगे। अब मुझे एक चीज बताओ, नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। अगर दो एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो क्या उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, बिल्कुल होंगी। अरे खुद बताओ, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम तो भैया सारी जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी ना, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उनकी वैलेंसी, उनकी वैलेंसी तो है केमिकल प्रॉपर्टी, वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर, वो सब सेम होगा। यानी आइसोटोप्स के अंदर याद रखने वाली चीज ये है कि इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमेशा सेम होती हैं। रीजन क्या है, पेपर के अंदर पूछा जाता है, ध्यान से सुन ले, कि जो आइसोटोप की केमिकल प्रॉपर्टी है वो सेम होती है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर है। सेम एटॉमिक नंबर का मतलब है प्रोटॉन का नंबर सेम है, प्रोटॉन के नंबर का सेम का मतलब है इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है, और अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज विल ऑलवेज रिमेन सेम। बट यहां पर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है ना, वो अलग हो जाती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वो सब वो बदल जाती हैं। क्यों बदल जाती हैं, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है मास के ऊपर। क्योंकि यहां पर मास बदल गया, मास बदल गया ना, यहां पर मास बदल गया तो फिजिकल प्रॉपर्टी बदल गई। तो नोट कर लो, आइसोटोप के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं, ठीक है, जबकि आपकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है, तुम्हारी क्रश की तरह बदल जाती है। ठीक है बेटा, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। केमिकल सेम किसके अंदर, आइसोटोप के अंदर। अब कुछ एप्लीकेशंस भी याद रखना आइसोटोप के, कुछ अलग अलग एलिमेंट के आइसोटोप है, उनके कुछ काम है, बड़े इंपॉर्टेंट काम है। जैसे कि पहला काम क्या है, जो यूरेनियम होता है ना बेटा, उसका आइसोटोप पता कहां काम आता है, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उनके अंदर फ्यूल की तरह काम आता है यूरेनियम। अगला क्या है, आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूजफुल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। जो कैंसर वाली बीमारी है ना, इसके ट्रीटमेंट में कोबाल्ट का ही आइसोटोप काम आता है। आइसोटोप याद रहेगा ना, टॉप चेंज, बेस एकदम सेम। अगला, आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। गोइटर की बीमारी होती है, गले के यहां पर होती है, गला से सूज जाता है, तो उस ट्रीटमेंट के लिए आयोडीन के आइसोटोप को यूज किया जाता है। तीनों याद रखना, यूरेनियम का, कोबाल्ट का और आपके आयोडीन का। बहुत बढ़िया, ये तीन हो गए एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप। अब बात करते हैं अपन क्या, आइसोबार की। आइसोबार के बारे में बात करने से पहले एक टॉपिक हमारा रह गया, जो कि है फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। देखो वैसे एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, फ्रैक्शनल एटॉमिक मास बेटा क्या होता है। आपने देखा कुछ एलिमेंट का जो मास है वो पॉइंट के अंदर है, जैसे कि क्लोरीन का मास क्या होता है बेटा, क्लोरीन का मास होता है आपका 35.5। तुमने सोचा कि ये कैसे पॉसिबल है, पॉइंट में कैसे पॉसिबल है, इसका रीजन है फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। यानी कुछ ऐसे एटम्स होते हैं ना, उनके अंदर पता है क्या होता है, उनके अंदर जो मास होते हैं ना बेटा, जो न्यूट्रॉन के मास होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उनका जो मासिस होता है ना वो अलग अलग होता है। जैसे कि क्लोरीन के अंदर क्या होता है, क्लोरीन के दो मासिस होते हैं बेटा, कौन कौन से, एक होता है आपका क्या, एक होता है आपका Cl35 और एक होता है आपका Cl37। ये भी तो आइसोटोप ही है, कैसे दिख रहे हैं, 17-17, ऊपर की चीजें बदल गई, यानी टॉप बदला तो आइसोटोप है ना, तो यानी टॉप बदला तो ये भी एक टाइप की आइसोटोप है। तो फ्रैक्शनल जो मास आता है ना, पॉइंट वाला मास, वो क्यों आता है, क्योंकि कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनके आइसोटोप होते हैं, तो उनका जो मास कैलकुलेट किया जाता है ना, वो ओवरऑल कैलकुलेट किया जाता है। कैसे, जैसे कि देखो, अब यहां पर दो मास हैं 35 और 37। अब साइंटिस्ट ने क्या करा कि जो 35 वाला मास है ना, ये तो 75% क्लोरीन के अंदर मिलता है, बट ये जो 37 वाला मास है ना, ये बहुत कम मिलता है, ये सिर्फ 25% क्लोरीन के अंदर मिलता है। तो इन्होंने क्या करी, इन्होंने मैथ लगाई, क्या करा इन्होंने, 25% 75% ऑफ 35 प्लस 25% ऑफ 37 ऐड कर दी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये 75% प्रेजेंट है, ये 25% प्रेजेंट है, तो इन्हें एवरेज निकालना था। एवरेज के लिए इन्होंने क्या करा बेटा, इन्होंने 75% निकाल दिया 35 का, ऐड कर दिया किसके साथ, 25% ऑफ 37, दोनों का ऐड करा, फाइनल क्या आ गया 35.5। बस
ये इसकी मदद से फ्रैक्शनल मासेस कैलकुलेट किए जाते हैं। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी क्योंकि सिलेबस में तो मैंने तुम्हें बता दिया। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट टॉपिक जो कि है आइसोबार। सुन लो आइसोबार क्या है। आइसोटोप में टॉप बदल रहा था, आइसोबार में बेस बदलेगा। ऑब्वियस सी बात है। बेस कैसे बदलेगा, एलिमेंट को अपन लिखते हैं इस प्रकार से। अब यहां पर क्या होगा, ये तो सेम रहेगा बट ये बदल जाएगा, यानी यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बदल जाएंगे, है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बदल जाएंगे। ठीक है, आइसोबार के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन बदलते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी बदलते हैं, दोनों बदलते हैं। भैया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्यों बदल रहे हैं, अरे मूर्ख बालक, ऑब्वियस सी बात है, अगर प्रोटॉन बदल रहा है ना, और ये सेम है, ये सेम है। मान ले, इमेजिन कर, एक एलिमेंट है एक्स जिसका ये तो है इस प्रकार से, ठीक है, और एक एलिमेंट है एक्स, इसका भी 4 है बट इसका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो कितने है, वो 3 है। तो तुम खुद लगाओ, इसमें प्रोटॉन, इसमें न्यूट्रॉन का नंबर कितना आएगा, इसमें न्यूट्रॉन का नंबर कितना आएगा बेटा, इसमें न्यूट्रॉन का नंबर कितना आ जाएगा, 4 - 2, 2 आ जाएगा। इसके अंदर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी आइसोबार के अंदर प्रोटॉन का नंबर भी बदलता है, साथ साथ में न्यूट्रॉन का नंबर भी बदलता है ना। तो ये अपने कहलाता है आइसोबार। आइसोबार क्या होते हैं, वो जिनके अंदर आपका क्या होता है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर, जो मास है वो एकदम आपका सेम रहता है। इसके कुछ एग्जांपल हैं जिसके आप यहां पर देख सकते हो, आर्गन, आपका पोटेशियम और आपका कैल्शियम। ये कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिन तीनों का ही जो मास है ना वो 40 है, इसका भी 40, इसका भी 40, इसका भी 40। बस इनका जो एटॉमिक नंबर है ना, एक का क्या है, एक का है आपका 18, एक का 19, एक का 20, है ना। तो यहां पर क्या है, आपके डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। अब तुम खुद सोचो, अगर यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन बदल गए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बदल गए। तो क्या यहां पर मैं लिख सकता हूं, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, क्या लिखूं, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज लिख दूं यहां पर, बहुत बढ़िया। याद रखना, आइसोबार की केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं बट क्योंकि इनका मास सेम है तो इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो एकदम चकाचक एकदम सेम रहने वाली है। तो आइसोटोप में क्या था, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। यहां पर उल्टा है, बस अक्षय कुमार का मीम चल उल्टा, एकदम उल्टा है। यहां पर कुछ नहीं है, यहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है और फिजिकल प्रॉपर्टीज एकदम सेम रहने वाली हैं। अब एक डिफरेंस की स्लाइड देख लेते हैं। ये जो सवाल है बेटा, ये बार बार हर बार, है ना, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है और याद रखना, ये बार बार मैं बोल रहा हूं, आइसोटोप के अंदर क्या है, आइसोटोप के अंदर कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है, आपका एटॉमिक नंबर। जैसे आपका और मेरा प्यार कांस्टेंट है ना यार, मैं तुमसे प्यार करता हूं, कांस्टेंट है, ना कम होता है ना ज्यादा होता है। उसी प्रकार से इसके अंदर एटॉमिक नंबर कांस्टेंट है, जबकि आइसोबार के अंदर क्या होता है, मास कांस्टेंट रहता है और एटॉमिक नंबर बदल जाता है। अगली प्रॉपर्टी, एटॉमिक मासेस आर इक्वल, एटॉमिक मासेस आर डिफरेंट। अगला, ऑफन फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर। किसके अंदर, आइसोबार के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर, आइसोटोप के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट। केमिकल प्रॉपर्टीज आइसोबार में डिफरेंट, आइसोटोप में सेम। बस ये 3-4 डिफरेंस है, इनको याद कर लो, काम खत्म। अरे लो भाई, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करा देता हूं, फिर आपके चैप्टर को करते हैं समाप्त। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉप 5 क्वेश्चन के लिए रुक जाओ, अभी टॉप 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो, विल 35 37, ये क्लोरीन के दो आइसोटोप हैं, आप देख सकते हो, हैव डिफरेंट वैलेंसीज, जस्टिफाई और रीजन। क्या लगता है तुम्हें, क्या ये दोनों जो तुम देख पा रहे हो इनकी वैलेंसीज अलग होंगी, बोल, सोच दिमाग लगा। भैया यार क्या लगता है भैया, होंगी नहीं होंगी, तेरे को मैं यार तो एक बात बता, जब दोनों का प्रोटॉन सेम तो इलेक्ट्रॉन सेम, तो वैलेंसी कैसे फर्क हो सकती है, वैलेंसी किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन पे। तो वैलेंसीज विल रिमेन सेम, डिफरेंट नहीं होंगी, सेम होंगी, क्योंकि प्रोटॉन सेम इलेक्ट्रॉन सेम। बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम एंड आर्गन आर 20 and 18, but the mass number of both these element is 40. What is the name given to such pair of element? वाह भाई वाह, दोनों का मास नंबर सेम है, क्या बोलते हैं इनको हम, आइसोबार बोलते हैं। क्या सिंपल सवाल पूछा है। अगला, टॉप 5 क्वेश्चन आ गए हैं, चलो भाई, यस वी डिड इट गाइस, वी डिड इट। अपन दोनों ने साथ में एक और जंग जीत ली है ना। मैंने तुम्हें इतने चैप्टर पढ़ाए ना, इतने चैप्टर पढ़ाए हैं, 10वीं में भी मुझसे ही पढ़ोगे तुम, भरोसा रखो। ठीक है, बट ये अपनी जर्नी है, अपने चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होने को आ गए हैं, मेरे हिसाब से एक चैप्टर और बचा है, तुम्हारा बस साउंड। यार अपनी जर्नी रही है बहुत प्यारी। चलो क्वेश्चन देखते हैं, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू व्हाट। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, बोलो। क्या भैया वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, बिल्कुल होता है, बट यहां पर ट्रिक करने के लिए एक स्टेटमेंट और दी गई है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। भैया प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, तो इसका आंसर तो भैया बोथ ए भी होना चाहिए ना, बट मैं बोलता हूं इसका आंसर बेटा ए होना चाहिए, सिर्फ प्रोटॉन। क्यों, क्योंकि यहां पर डिफाइन नहीं किया गया है कि जो चार्ज है ना वो 0 है
या फिर चार्ज है। अगर एलिमेंट के पास चार्ज हुआ ना तो कभी भी हम इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं कर पाएंगे, और यहां पर गिवन नहीं है। अगर यहां पर गिवन होता ना कि या जीरो चार्ज एटम, किस पे डिपेंड करेगा, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पे डिपेंड करेगा। बट यहां पर क्योंकि नहीं लिखा है तो इसका आंसर सिर्फ प्रोटॉन लिखना है, कंफ्यूज मत होना। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। आइसोटोप एंड एलिमेंट हैव, आइसोटोप जो है आपके एलिमेंट के, उनके पास क्या चीज होती है, सोचो, क्या उनके पास सेम फिजिकल प्रॉपर्टी होती है? आइसोटोप, टॉप डिफरेंट है यानी मास नंबर डिफरेंट है, बट बेस सेम है। बेस सेम है यानी वैलेंसी सेम है, यानी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टी तो अलग होंगी, तो ये तो गलत है। डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी, ये भी गलत है। डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्या उनके न्यूट्रॉन का जो नंबर है वो अलग अलग होता है? बताओ भाई, क्या अलग अलग होता है न्यूट्रॉन का? बिल्कुल होता है, तो ये एकदम सही है। डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है आइसोटोप आइसोबार दोनों के अंदर। अगला, अगला क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन mg एटम? mg एटम के अंदर कौन सा आपका इसमें से इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करेगा? mg क्या होता है बेटा? 12 होता है, तो 12 में पहले तो आप 2 डिवाइड कर दो, फिर बच गए 8 डिवाइड कर दो, फिर बच गए 2, बस 282 कहां पर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना, क्या बात है। वो कहानी याद रखना यार, वो साइंटिस्ट वाली, इतनी मेहनत से मैं तुम्हारे लिए साइंटिस्ट की कहानी बना के आया, डेल्टन वाली, है ना, याद रखना। डेल्टन कहाँ रहता था? पीजी में। पीजी में क्या पीता था? चाय पीता था, टी पीता था, है ना, टी पीता था। उसका दोस्त था राकेश गुप्ता, आरजी, आरजी उसका दोस्त था। आरजी के पापा बोर, बोर गलतियां छुपाते थे, उसकी गलतियां छुपाते थे, और उससे एक बात कहा करते थे, नो चीटिंग बेटा, नो चीटिंग। नो चीटिंग यानी, बोलो, न्यूट्रॉन की किसने करी डिस्कवरी? चैटमैन, बहुत बढ़िया। चलिए, है ना, अगला देखते हैं। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट शोड दैट, क्या क्या चीजें उसने शो करी? रदरफोर्ड ने बेटा क्या करा था? रदरफोर्ड ने ये बताया था कि जो आपका पार्टिकल है ना, वो बहुत सारे पार्टिकल तो पास कर गए थे, कुछ डिफ्लेक्ट करे थे, और एक पार्टिकल वापस आया था। तो इनमें से कौन कौन सी चीजें बताई थी? पहली, मास एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, बिल्कुल सही, उन्होंने बताया था। उन्होंने बताया था कि जो मास है और आप न्यूक्लियस के अंदर कंसंट्रेटेड है। क्या उन्होंने ये बताया था कि जो आपका आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास नेगेटिव चार्ज है? क्या उन्होंने बताया था? नहीं, वो तो थॉमसन भैया ने बताया था, ये मत लगा देना। अगला, न्यूट्रॉन एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस, क्या उन्होंने बताया? अरे नहीं, न्यूक्लियस की तो डिस्कवरी ही बहुत बाद में हुई थी, याद आ रहा है ना कब हुई थी? बहुत लेट हुई थी, तो ये भी नहीं है। तो लास्ट क्या है? मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी, बिल्कुल बताया था। तो आंसर आ गया 2 और 4, यानी बी ऑप्शन। बी ऑप्शन जिसने दिया है, ताली बजा लें खुद के लिए, क्योंकि तुमने बहुत टफ सवाल किया, ये इंपॉर्टेंट सवाल था, ये पेपर में आता है बेटा, यहाँ पे स्टार मार्क कर लेना। अगला और आखिरी सवाल आपकी स्क्रीन पर 1 करोड़ रुपए के लिए बेटा, ये रहा। एन एलिमेंट X has a mass number of 4 and atomic number 2. What is the valency of this element? ध्यान रखना, यहाँ पर वैलेंसी पूछ रहा है। वैलेंसी कैसे बताते हैं बेटा? वैलेंसी हम बताते हैं किसकी मदद से? एटॉमिक नंबर की मदद से। मास नंबर से कुछ लेना देना नहीं है। एटॉमिक नंबर हमें गिवन है 2, है ना। अब ये क्वेश्चन मैं इसलिए लेकर आया हूं, बच्चे क्या करते हैं ना, बच्चे ट्रिक को फॉलो करते हैं कि भैया अच्छा 2 है तो भैया वैलेंसी तो भैया 2 ही हो जाएगी, आउटर मोस्ट शेल पे 2 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी भी 2 हो जाएगी। मैंने बताया था, एक्सेप्शन बताया था, है ना। हीलियम, हीलियम के आउटर मोस्ट शेल पे 2 इलेक्ट्रॉन है, और उसकी शेल कौन सी है? के शेल, के शेल है, और के शेल में क्या है? उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो तो खुश है, वो तो स्टेबल है, तो उसकी वैलेंसी क्या होगी? 0। याद रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये इसलिए बताया था क्वेश्चन तब भी, ठीक है। ऑन दिस नोट ये चैप्टर हो जाता है आपका खत्म, और जाते जाते एक चीज मैं आपको बता देता हूं, देखो यार, ये समय है तुम्हारी लाइफ के सबसे बड़े कमबैक का। एक बार मेरे साथ बस एक बार इमेजिन करके देखना, आंखें बंद करो अपनी और इमेजिन करो वो दिन जब तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारे हाथ में आता है, तुम उस रिजल्ट को अपने पेरेंट्स को बताते हो, उन रिश्तेदारों को बताते हो जो कि तुमसे बोल रहे थे कि तेरा कुछ नहीं हो पाएगा, वो रिश्तेदार चुप खड़े हैं, है ना, वो चुप खड़े हैं, वो कुछ नहीं बोल पा रहे, क्योंकि तुमने तो प्रूव करके दिखा दिया है। वो इमेजिन करके देखो वो दिन, वो दिन जब आएगा ना, बहुत बेहतरीन होने वाला है। इसी के साथ आज की प्यारी लाइन क्या है? स्टे पॉजिटिव एट द सेंटर एंड लेट द नेगेटिव ऑर्बिट अराउंड अस। यानी आपको जैसे न्यूक्लियस एकदम वो है ना अपना, एकदम पॉजिटिव है सेंटर से, वैसे ही तुम्हें अंदर से एकदम पॉजिटिव रहना, बाहर में नेगेटिविटी आने दो। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। वीडियो अच्छी लगी है तो क्या करना है? क्या करना है? चैनल सब्सक्राइब, वो मैं बोलता नहीं हूं, क्या करना है? इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगाना, बताना मुझे कि लेक्चर कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, ऑनेस्ट ओपिनियन इंस्टाग्राम पे स्टोरी के थ्रू जरूर बताना, आईडी में डिस्क्रिप्शन में दूंगा। टेक केयर।